तो गांधी ने आदेश दिया इन मस्जिदों से इनको खींच खींच के निकाला जाए। तो भारी बरसात में और दिल्ली की ठंड में दिसंबर और जनवरी की कड़कड़ाती रातों में पुलिस जो है वो उन शरणार्थियों को खींच खींच के बाहर निकालती थी। और ये दृश्य गोडसे ने खुद अपनी आंखों से देखा था। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम सब थक गए थे, हम सब बूढ़े हो गए थे और जेल जाने से डर रहे थे। तभी बंटवारे की शक्ल में एक आज़ादी का रास्ता दिखाई दिया। अगर, अब ध्यान से सुनिएगा, उसके आगे नेहरू कहते अगर हमें गांधी जी ने मना किया होता बंटवारे से तो हम फिर सड़कों पर होते। तो नेहरू के मुताबिक तो गांधी जी ने मना नहीं किया बंटवारे के लिए। इसकी बात इसलिए नहीं करते हैं कि गांधी की हत्या का इस्तेमाल करके ये लोग हिंदुत्व को बदनाम करना चाहते। अगर आप गांधी की सुरक्षा में चूक हुई है उस पर आप जब बात करेंगे तो आदमी उस पर भी सवाल पूछेगा। उस पर सवाल पूछेगा तो नेहरू और पटेल कटघरे में खड़े होंगे, कांग्रेस के लोग कटघरे में खड़े होंगे, जिनके नाम पे स्टेडियम, रोड्स, भारत सिंपल आचना है वो सारा ठीक रहा, हिंदुत्व पर फूट जाए, हिंदुत्व की विचारधारा में फूट जाए, कुछ खास संगठनों में फूट जाए, इसलिए ये चीज़ें छुपा के रखी। बस वो गांधी जी की चिता जो है वो आज भी सुलग रही है, उस पर राजनीति की रोटी आज भी 75 साल बाद भी सेकी जा रही है। उस पर रोटियां सेकते हैं, हिंदुत्व को बदनाम करते हैं, वीर सावरकर को बदनाम करते हैं, आरएसएस को बदनाम करते हैं, लेकिन असली मुद्दे की बात नहीं। सरदार पटेल जो स्ट्रॉन्ग है, अगर ये इसको इस व्यक्ति को बाहर किया गया तो तबाही हो जाएगी। देश एकदम अभी आज़ाद हुए संभाल नहीं पाएगा नेहरू अकेला। नमस्ते, वेलकम टू मुझे भारत। आज हमारे स्टूडियो में है बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट जो बहुत सालों से मीडिया में है, प्रखर श्रीवास्तव जी। लेकिन आज हम उनसे बात कर रहे हैं उनकी बुक के बारे में जिसका नाम है हे राम। ये पॉडकास्ट जो हमने अभी शूट किया, दिस हैज़ इन डेप्थ डिटेल्स अबाउट एक्चुअली आज़ादी हमें किन पैरामीटर्स पर मिली, एक्चुअली उस रात जो पार्टीशन की रात थी क्या हुआ था, कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए लेकिन हमने नहीं माना। ये सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में प्रखर श्रीवास्तव जी ने हमें बताई है, अपनी बुक में लिखी है जिसका नाम है हे राम। सो लेट्स गेट इनटू द कॉन्वर्सेशन विद हिम एंड आई वुड लाइक कि आप सब ये बुक हे राम एक बार ज़रूर पढ़ें। लेट्स गेट इनटू द कॉन्वर्सेशन विद प्रखर श्रीवास्तव जी। नमस्ते, वेलकम टू मुझे भारत। आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है हे राम। इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि इसमें जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट था पूरा, जो गांधी जी की हत्या हुई, सारी चीज़ों को आपने एक बहुत ही अनबायस्ड न्यूट्रल वे में प्रेजेंट किया है, नॉट दिस साइड नॉट दैट साइड, जो था तथ्य वैसे के वैसे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है फॉर ऑल द जनरेशंस टू रीड द बुक एंड टू नो मोर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। सो टेल अस कि क्या है इस बुक में एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो व्हाट मेड यू राइट दिस बुक। उस पर बाद में आएंगे, पहले टेल अस अबाउट द बुक। देखिए, मेरी बुक जो है वो 1946 से शुरू होती है और 1948 गांधी की हत्या और उसका नाथूराम गोडसे को जो फांसी की सजा मिली उस पर जाके ख़त्म होती है। 46 में जहाँ से शुरू होती है, जो मैं मानता हूँ कि इंडियन हिस्ट्री का, मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट, कि जहाँ पर गांधी जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाते हैं और देन जवाहरलाल नेहरू का देश का भविष्य का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाता है। तो मेरी बुक का जो पहला चैप्टर है उसका नाम ही है मेरी पसंद जवाहर है। मतलब जवाहरलाल नेहरू किसी और की पसंद नहीं होते हैं, वो सिर्फ गांधी की उस वक्त पसंद होते हैं और गांधी उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर भारत के पहला प्रधानमंत्री बनाने की राह पर आगे बढ़ा देते हैं। और इस तरह से जो कहता हूँ मैं कि भारत के जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, बट भारत के पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। तो मेरी बुक वहाँ से शुरू होती है। देन वो बुक जो है वो उसके बाद जो बंटवारे का जो पूरा एक मंच तैयार होता है, किस तरह से देश का पार्टीशन की तरफ हम बढ़ना शुरू होते हैं, उसके बाद कलकत्ता में जो डायरेक्ट एक्शन डे होता है, उसके बाद नोआखली में दंगे होते हैं, फिर दंगा पूरे देश में फैलता है, किस तरह से बंटवारे की तरफ हमारा देश बढ़ने लगता है, गांधी का व्यू क्या होता है पार्टीशन पर, वो आता है। उसके बाद देश आज़ाद हो जाता है। आज़ादी के दौरान किस तरह से देश में दंगे होते हैं, उन दंगों के जो पीड़ित लोग होते हैं, खासकर हिंदू और सिख, उनके साथ ना केवल पाकिस्तान में क्या व्यवहार होता है, बल्कि जब वो भारत आते हैं तो भारत में उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, ये भी पुस्तक में है। इसके बाद किस तरह से जो है गांधी अपनी मृत्यु की तरफ जो बढ़ रहे हैं, मतलब अंतिम दिन जो गांधी के हैं, जिसके अंदर वो
उनकी लोकप्रियता नीचे धीरे धीरे नीचे आती जा रही है और अपने अंतिम समय में उनकी लोकप्रियता जो है वो सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाती है गांधी की खुद की लोकप्रियता से अगर तुलना करें तो। ओके। ये एक कहानी है पूरी गांधी की, जब मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो बुक के अंदर ही दूसरा पार्ट है वो गोडसे की कहानी है। गोडसे किस परिवार से आता है, कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कैसे वो शुरुआत में गांधीवादी होता है, देन वो वीर सावरकर के संपर्क में आता है, फिर वो हिंदुत्व की विचारधारा की तरफ मुड़ जाता है, फिर कैसे धीरे धीरे उसके मन में जो है गांधी के प्रति नफरत का भाव पैदा होता है और किस तरह से वो गांधी को मार देता है। लेकिन गांधी को वो मारता है सिर्फ ये इतनी इसकी कहानी बुक नहीं है। गांधी को मारने के लिए जो पूरी प्लानिंग करता है, और पहला हमला जो 20 जनवरी का उसका नाकाम होता है और फिर वो 30 जनवरी को मारने में कामयाब हो जाता है। तो ये जो 10 दिन में भारत की जो पूरी जांच एजेंसियां थी उस वक्त की, आईबी, उस वक्त की जो दिल्ली पुलिस थी, उस वक्त की जो मुंबई पुलिस थी, उस वक्त की जो पुणे पुलिस थी, अहमदनगर पुलिस थी, इन लोगों ने किस तरह से गांधी की जान बचाने की कोशिश नहीं की, जबकि सारे क्लूज थे। गोडसे के बारे में सारी जानकारी थी पुलिस के पास कि एक व्यक्ति है और ये पूरा ग्रुप है जो मारना चाहता है, लेकिन पुलिस उस दिशा में काम ही नहीं करती है। सो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसका आज के बारे कभी डिस्कशन नहीं किया जाता है, इसको डिस्कस नहीं किया जाता है। इसको मैंने बुक में लिखा है। तो बच जाते बापू अगर नहीं होती 75 चूके हैं, मतलब 75 तो मैंने बहुत कम लिखी है, नहीं तो साइज बुक का बढ़ता जाता। तो मैं अगर मानूं तो कम से कम ऐसी 1000 मिस्टेक्स हैं, अगर पुलिस उनको रोक लेती, उनमें से कुछ भी रोक लेती, तो शायद गोडसे की 3 गोलियां बापू को नहीं लगती। लेकिन वो जो गलतियां की गई, वो गलतियां क्यों की गई, वो जानबूझकर की गई या सही में वो लापरवाही थी, वो राज उस बुक के अंदर है। फिर गोडसे के आखिरी दिन जब वो पकड़ा गांधी को मार देता है, फिर उसका अंतिम समय में उसका जो जेल के अंदर उसका पूरा जीवन है, कोर्ट के अंदर जो वो कहता है, जिसकी बहुत चर्चा होती है, असल में कोर्ट में हुआ क्या था, वो कोर्ट की पूरी कार्रवाई क्या थी। उसके बाद जो जांच रिपोर्ट गांधी के लिए हत्या के बाद जांच कपूर कमीशन तैयार होता है, वो क्या फाइंडिंग्स है, वो सब इस बुक के अंदर है। वाह। सो अभी मुझे बहुत सारे सवाल आ गए हैं एक्चुअली। एक तो ये कि हमें ये तो पता ही नहीं था ऑनेस्टली कि पहले एक बार अटेम्प्ट किया था फिर वापस हुआ था। हमने तो हमेशा ये पढ़ा था कि भाई उन्होंने पेपर में पढ़ा कुछ तो पार्टीशन से रिलेटेड एंड वो पेपर बंद किया, गए और मार दिया। तो दिस इज समथिंग वेरी न्यू विच आई डिडंट नो अबाउट कि पहले एक बार हुआ एंड देन उसके बाद काफ़ी क्लूज से गवर्नमेंट के पुलिस के पास एंड देन उसके बाद वापस से उन्होंने मर्डर किया था। देखिए इसमें कहानी थोड़ा सा मैं और पीछे ले जाता हूँ। गोडसे जो था वो पत्रकार था, राइट। और एक बहुत ठीक ठाक अखबार था उसका, अग्रणी के नाम से वो अखबार निकालता था, उसका वो एडिटर था। राइट। उसका जो बहुत अच्छा दोस्त था नारायण आप्टे, इसको गोडसे के साथ बाद में फांसी हुई। ओके। नारायण आप्टे उस अखबार का मैनेजर था। तो ये सावरकर की विचारधारा को मानने वाले लोग थे, तो जाहिर तौर पर गांधी के विरोधी थे। लेकिन गांधी के प्रति वो नफरत का भाव अभी तक विकसित नहीं हुआ था जब भारत आजाद हुआ था। इनके प्लान कुछ और थे, बहुत कम लोग जानते हैं। कई लोग बोलते हैं गोडसे अगर इतना देशभक्त था तो भाई उसने जिन्ना को क्यों नहीं मारा। हाँ भाई, जिन्ना को मारने की कोशिश की थी उसने, बहुत कम लोग जानते हैं। गोडसे और आप्टे का जो पहला टारगेट था वो मोहम्मद अली जिन्ना था। इन लोगों ने, मुंबई में एक धर्मगुरु होते हैं, उन्हें मालूम पड़ा था कि ये दोनों बड़े उग्र व्यवहार के और नए नए प्लान बना रहे हैं कुछ कुछ करने के लिए। तो वो जो धर्मगुरु थे दादाजी महाराज, वैष्णव सेक्ट के बहुत बड़े धर्मगुरु थे, और आज भी मुंबई में उनका एक बहुत बड़ा आश्रम है। तो वो नोआखली के अंदर दंगा पूरा देख कर आए थे, तो उनके मन में मोहम्मद अली जिन्ना के लिए और मुस्लिम लीग के नेताओं के लिए बड़ी नफरत थी। तो उनको ये मालूम पड़ा कि 2 लोग हैं, गोडसे और आप्टे, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उनको मिलने के लिए बुलाते हैं। इनफैक्ट खुद मिलने के लिए पुणे जाते हैं दादाजी महाराज, और बोलते हैं कि क्या तुम कर सकते हो, मैंने सुना तुम जिन्ना को भी मार सकते हो। तो आप्टे कहता है कि हाँ, हम जिन्ना को मार सकते हैं। तो बाकायदा 5000 रुपये, उस समय बहुत बड़ी रकम होती है, वो जिन्ना को मारने के लिए देते हैं। तो गोडसे और आप्टे का जो पहला प्लान था कि अगस्त का वो शुरुआती हफ्ता था, अगस्त 1947 का पहला हफ्ता था, इनका प्लान ये था कि हम गोवा उस समय इंडियन भारत का हिस्सा नहीं था, पुर्तगाल की कॉलोनी थी, तो वहाँ की पुर्तगाल की सेना से हम एक मोर्टार लेंगे, ठीक है, और मोर्टार लेकर हम दिल्ली जाएंगे, क्योंकि उस वक्त पूरी मुस्लिम लीग की जो जितना समय जितने बड़े नेता थे वो दिल्ली में रहते थे और यहीं पे वो मीटिंग्स वगैरह करते थे। तो इनका प्लान ये था कि जब दिल्ली में उस समय जिन्ना के और जिन्ना समय सारे नेता मुस्लिम लीग के दिल्ली में रहते हैं, तो जब मीटिंग कर रहे होंगे तो मोर्टार से उस पर हमला कर देंगे। तो ना केवल ये जिन्ना को मार देते, बल्कि लियाकत अली खान और मुस्लिम लीग के बड़े नेताओं को भी मारना चाहते थे। लेकिन पुर्तगाली सैनिकों से गोवा में इनको ये मोर्टार नहीं मिल पाया, तो इनका प्लान फेल हो गया। तो ये अलग अलग प्लान बना रहे थे। फिर उन्होंने हैदराबाद पे हमला कर देगा प्लान बनाया था। हैदराबाद उस समय भारत का हिस्सा नहीं बना था। तो इस तरह की प्लान बनाते रहते थे। फिर जो आपने अभी कहा कि उन्होंने अखबार में पढ़ा, वो काफ़ी हद तक सही है। जब 12-13 जनवरी को जब महात्मा गांधी जो है आमरण अनशन का ऐलान कर देते हैं, तो ये बड़े शार्प होते हैं, क्योंकि वो जर्नलिस्ट था, वो समझ जाता है कि अनशन करने का जो मकसद है गांधी का, ये पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए। तो जब इनके पास वो टेलीप्रिंटर पे वो खबर आती है, उस जमाने में टेलीप्रिंटर होते थे अखबारों में,
तो उसमें जैसे ही वो खबर आती है कि गांधी ने अनशन का ऐलान कर दिया है, तो ये उस वक्त तय करते हैं कि हम अब गांधी को ख़त्म कर देंगे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जब गांधी को ख़त्म करने का मिशन जब बनता है सेकंड वीक जनवरी 48 में, तो उस ग्रुप को लीड नारायण आप्टे कर रहा होता है, नाथुराम गोडसे नहीं कर रहा होता है। तो इनका प्लान ये होता है, तब तक अपने साथ कुछ लोग जोड़ चुके होते हैं। तो इनके साथ जो इनका पूरा गिरोह होता है उसमें नाथुराम गोडसे होता है, नारायण आप्टे होता है, एक दिगंबर बड़गे होता है जो अवैध हथियारों का कारोबारी होता है, पुणे में रहने वाला। दिगंबर बड़गे का एक नौकर होता है शंकर किस्तैया। इसके अलावा एक मदन लाल पाहवा जो रिफ्यूजी होता है वो होता है। एक होता है विष्णु करकरे जो अहमदनगर का काउंसलर था हिंदू महासभा का, वो होता है। और नाथुराम गोडसे का छोटा भाई गोपाल गोडसे। तो ये 7 लोगों का ग्रुप होता है। तो इनका प्लान ये होता है कि 20 जनवरी को जब गांधी जी की प्रार्थना सभा चल रही होगी, तो उसमें एक मदन लाल पाहवा जो एक बम फोड़ेगा, भगदड़ मचेगी। 2 लोग गांधी के पीछे सर्वेंट क्वार्टर, एक गांधी जहाँ पे सभा करते थे उसके पीछे सर्वेंट क्वार्टर है, बिरला वन, आप जाके देखेंगे तो मिल जाएगा वो। तो वहां से पीछे से गांधी पे गोली चलाई जाएगी, आगे से लोग ग्रेनेड फेंकेंगे, हमला करेंगे और इस तरह से गांधी को खत्म कर देंगे। तो ये सब लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं, पूरी रैकी कर लेते हैं, लेकिन ये रैकी पूरी टीम नहीं कर पाती, कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये 7 लोग 20 जनवरी की शाम गांधी को मारने के लिए हथियारों के साथ, ठीक है, रिवॉल्वर भी होते हैं, इनके पास हैंड ग्रेनेड्स भी होते हैं और एक बड़ा स्लैब कॉटन गन, जिसको एक बड़ा धमाका करने वाला बम कह सकते हैं, वो भी इनके पास होता है। सो मदन लाल पाहवा पहला बम लगाता है एक दीवार के पास, और बम में वो आग लगा देता है, बम फूट जाता है। लेकिन वो जो साउंड होना चाहिए था, वो जो आवाज धमाके की होनी थी, उस तरह से नहीं होती। तो वो भगदड़ नहीं मच पाती। कुछ लोग भागते हैं तो गांधी उनको रोक देते हैं। और ये ऑडियो आज भी यूट्यूब में मौजूद है। आप ढूंढेंगे, जब गांधी के स्पीचेस ढूंढेंगे तो उसमें उस दिन का ऑडियो मिलता है कि गांधी की भाषणों की रिकॉर्डिंग होती थी। तो उसके अंदर गांधी कहते हैं, कह रहे डरो मत, डरो मत, ये तो कुछ बाहर कहीं बम धमाका हुआ, ऐसे डरोगे तो कैसे चलेगा। तो लोग बैठ जाते हैं। और ये कोई भी हार्डकोर क्रिमिनल नहीं होते हैं, तो इनको एक्सपीरियंस नहीं होता। इनमें से दिगंबर बड़गे ये क्रिमिनल होता है, इसका पुराना कोई क्राइम का रिकॉर्ड था, लेकिन बड़ा चालाक होता है। उसको लगता है कि अगर मैं गांधी को गोली मारूंगा सामने से, क्योंकि उसको जिम्मेदारी मिलती है गांधी को सामने से गोली मारने की, तो बोले सब भाग जाएंगे, मैं बच जाऊं, मैं फंस जाऊंगा। तो वो जब गोली नहीं चलाता और अपने नौकर को भी गोली नहीं चलाने देता और खुद भाग जाता है। तो वो जब भागता है तो उसके पीछे पीछे गोडसे, आप्टे, गोपाल गोडसे, दिगंबर बड़गे, ये भी सब भाग जाते हैं। लेकिन मदन लाल पाहवा जो होता है उसे सुबह रैकी नहीं की होती पूरे एरिया की। तो वो जब वो भागता है तो जब बिरला भवन के मेन गेट पे पहुंचता है तो वहां पे पुलिस खड़ी देख के घबरा जाता है। तो बिरला भवन में वो भटक जाता है और भटकता भटकता वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसने बम फोड़ा था। और वहां पे एक औरत रहती है सुलोचना देवी नाम की, जो सर्वेंट क्वार्टर में रहती है। वो उसको पहचान जाती है, बोलती इसी ने बम फोड़ा था। तो पुलिस उसको स्पॉट पे पकड़ लेती है। तो गांधी कहते हैं कि जिस युवा को पकड़ा है उसको मारना पीटना नहीं। लेकिन भारत की पुलिस का गांधी की अहिंसा पे ना आज विश्वास है ना तब विश्वास था। तो उसी शाम को तुड़ाई होती है। अगर बिल्कुल देशी भाषा का इस्तेमाल करूं तो रात में पुलिस जबरदस्त तोड़ती है। बाद में मदन लाल पाहवा ने इंटरव्यू में कहा, वो मुंबई में बस गया था, उसने बाद में इंटरव्यू में कहा कि मुझे इतना मारा कि मैंने सारी जानकारी दे दी। तो मदन लाल पाहवा जो अपना स्टेटमेंट देता है उसमें वो सारी जानकारी उगल देता है। वो सबसे पहली जानकारी उगलता है कि जो इस ग्रुप का लीडर है नारायण आप्टे और गोडसे, जो इस ग्रुप के लीडर है, तो उसमें से जो हेड है वो अग्रणी अखबार का संपादक है, दूसरा है अग्रणी अखबार का मैनेजर, और इसके अलावा ऐसे करके वो 4 सबकी जानकारी दे देता है। और विष्णु करकरे, मतलब जो एक बड़ा प्रोमिनेंट फेस है इस पूरे ग्रुप का, वो काउंसलर था अहमदनगर का, मतलब पार्षद, और ठीक ठाक वहाँ का पैसे वाला व्यापारी था। उसके 2-3 होटल चलते थे वहां पर, और बड़ा सोशल वर्कर था। वो उसके बारे में बता देता है कि मैं जिसके लिए काम करता हूँ विष्णु करकरे, वो मुझे यहाँ पर लेकर आया इन लोगों के साथ, वो सब कुछ बता देता है। तो पुलिस सबसे पहले पकड़कर उसको ले जाती है मरीना होटल कनॉट प्लेस में, जहाँ पे गोडसे और आप्टे रुके थे। तो पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो एक वेटर होता है कालीराम नाम का, वो आता है कि वो लोग तो भग गए, लेकिन ये ड्राइक्लीन के लिए कपड़े दे गए थे, ये कपड़े उनके हैं। तो पुराने जमाने में सब लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे, खादी के इस तरह के, तो मिक्स ना हो जाए तो लोग अपनी इनिशियल कॉलर के पीछे लिखते थे इस जगह पे। तो गोडसे के जो कपड़े छूट गए थे जल्दी में, जो ले जाना भूल गया था भागने से पहले मरीना होटल में, उस पर लिखा था N.V.G. यानी नाथुराम विनायक गोडसे। सो पुलिस को क्या करना था? पुलिस को करना था कि हाँ, अग्रणी का कौन संपादक है। सारे संपादक भारत में जो होते हैं अखबारों के, उन सबकी लिस्ट आईएनबी मिनिस्ट्री में पड़ी रहती है, आईबी में पड़ी रहती है, होम मिनिस्ट्री में पड़ी रहती है। ठीक है, आईएनबी मिनिस्टर सरदार पटेल खुद आईएनबी मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर भी थे। दिल्ली पुलिस का जो कमिश्नर थे संजीवनी, उस वक्त आईबी के भी हेड थे। तो सब कुछ उनके पास था। उनको सिर्फ लिस्ट में चेक करना था कि अग्रणी का संपादक कौन है। उस पर नाम आता नाथुराम विनायक गोडसे, कपड़ों में क्या लिखा था N.V.G. नाथुराम विनायक गोडसे, देन ओपन एंड शट केस। ठीक है, ऐसे
मैं आपको बताता जाऊंगा कितनी गलतियां हैं। ये सब मतलब ये पूरा समय ऐसे निकल जाएगा, तो मैं कितनी गलतियां बताऊं। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया, ऐसे 75 गलतियां की पुलिस ने जो मैंने लिखी हैं, और पुलिस ने पकड़ा नहीं। मतलब मैं आपको साफ शब्दों में कहूँ कि हम बचपन में चोर सिपाही खेलते थे ना, तो हम चोर सिपाही खेलते वक्त भी वो जो गलतियां नहीं करते थे, तो उस वक्त भारत के सबसे बड़े पुलिस अधिकारियों ने की, और उनको नौकरियों से नहीं निकाला गया, उनको हेड बनाते गए, उनको प्रमोशन देते गए। नागरवाला जो मुंबई डीसीपी थे क्राइम ब्रांच के, जिन्होंने सबसे ज्यादा मैसअप किया इस पूरे केस को, गांधी की हत्या के बाद उनको ही गांधी हत्याकांड की जांच का हेड बना दिया गया। और बाद में जब गुजरात अलग स्टेट बना तो उसके पहले डीजीपी बनाए गए वो। आज भी गुजरात पुलिस का हेडक्वार्टर उनके नाम पर है, गुजरात अहमदाबाद में उनके नाम पर एक स्टेडियम है। जिस आदमी की वर्दी उतार दी जानी चाहिए थी, उसको प्रमोशन देते रहे। क्या कहानी है, ये सस्पेंस है, ये समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने गांधी को तश्तरी में परोस कर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है शब्द बोलना, लेकिन तश्तरी में परोस कर जो गोडसे के सामने रख दिया कि आओ उसको मार लो। मतलब आप कहते हो कि भारत में IIT, IIM और ये इसरो और चंद्रयान तक का श्रेय आप नेहरू को दे देते हो, ठीक है, तो गांधी को ना बचाने जाने का ठीकरा भी नेहरू पे फूटना चाहिए। आप कहते हो सरदार पटेल ने भारत की 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया, तो गृह मंत्री होने के नाते वो गांधी को ना बचा पाए, इसके पे जिम्मेदारी भी वो बनती है। क्या नहीं? नेहरू और पटेल बाद में कहते हैं गांधी के बढ़ने के बाद कि गांधी जी मना करते थे कि मुझे सिक्योरिटी मत, तो गांधी तो अब ये भी कहते थे कि भारत के पास सेना नहीं होना चाहिए, गांधी तो ये भी कहते थे बड़े बड़े कारखाने नहीं होना चाहिए, गांधी तो ये भी कहते थे बड़े बड़े बांध नहीं होना चाहिए, गांधी तो ये भी कहते थे कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, गांधी तो ये भी कहते थे कि फला आदमी को कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। गांधी का कोई कहना नहीं माना, इन्होंने गांधी का सिर्फ एक कहना माना, सिक्योरिटी। मुझे सिक्योरिटी वर्क। तो ये लोगों को तय करना चाहिए, लेकिन इसकी बात क्यों नहीं लोग करते? इसकी बात इसलिए नहीं करते हैं कि गांधी की हत्या का इस्तेमाल करके ये लोग हिंदुत्व को बदनाम करना चाहते हैं। अगर आप गांधी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर आप जब बात करेंगे तो आदमी उस पर भी सवाल पूछेगा, उस पर सवाल पूछेगा तो नेहरू और पटेल कटघरे में खड़े होंगे, कांग्रेस के लोग कटघरे में खड़े होंगे, जिनके नाम पे स्टेडियम, रोड्स, मोहल्ले सब कुछ बना हुआ, भारत रत्न जिनको मिल चुके। तो इन पर आँचना है वो सारा ठीकरा हिंदुत्व पर फूट जाए, हिंदुत्व की विचारधारा में फूट जाए, कुछ खास संगठनों में फूट जाए, इसलिए ये चीजें छुपा के रखी गई। डू यू थिंक ये आपकी रिसर्च में कहीं आपको मिला कि ऑन पर्पस हुआ था ये, कि नई पुलिस ने कोई एक्शन लिया, या दिस इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से समवेयर? लगता है कि कुछ तो फिशी है, राइट, बहुत कुछ फिशी है। पर वो सब दबा हुआ है, छुपा हुआ है। दो चीजें बताता हूँ जो आज के पहले मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं कही, मैं जी। आप बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा, ये सवाल पे पूछा नहीं था। फिशी बहुत चीज है, जो मैंने आपको बताया कि नागरवाला जिस तरह से इंक्वायरी करती है, जब बयान पहुंचता है मुंबई, तो जो दिल्ली पुलिस के 2 लोग, इंस्पेक्टर जसवंत सिंह और एक कांस्टेबल लेके बयान लेके जब पहुंचते हैं पाहवा का कि ये इसने जानकारी दी है, अगर ये अखबार है, ये है, तो आप इनको, मुंबई पुलिस के हो, उस समय बॉम्बे पुलिस कहते थे उसको, आप इनको गिरफ्तार करो। तो नागरवाला बोलते हैं कि तुम लोग जाओ, उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते हैं दिल्ली पुलिस के साथ, बोला आप लोग जाओ, वर्दी में मत घुमा करो उधर, मुझे सब मालूम है, मैं देख लूंगा। तो नागरवाला पे जो प्रेशर बनता है कि भाई वो कहाँ है, कौन है, पकड़ो उनको, तो पहला बहाना बनाते हैं बयान उर्दू में। तो क्या पूरी मुंबई में उर्दू जानने वाला उस वक्त व्यक्ति नहीं होगा? मतलब उस समय जो फिल्म इंडस्ट्री थी उसकी स्क्रिप्ट उर्दू में लिखी जाती थी, एग्जैक्टली। बॉलीवुड के समय स्क्रिप्ट उर्दू में होती थी, तो बहुत लोग थे उर्दू जानने वाले, मौलाना मौलवी तो मुंबई में काफी थे। लेकिन वो बयान फिर बोला चलो ठीक है हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश और हिंदी में भेज देते हैं, इंग्लिश में भेज दिया, तब भी नागरवाला ने गोडसे उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की। फिर नागरवाला से पूछा संजीवी जो IB के हेड थे और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे, बोले नागरवाला क्या है पूरा मामला? तो बोले कि आप चिंता मत करो, मुझे मालूम है थ्योरी क्या है। बोला क्या है थ्योरी? बोला एक 20 लोगों का कोर ग्रुप है, उन हर 20 लोगों में से हर आदमी के साथ 20-20 ऐसे करके लोग जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं 1000-2000 लोग हैं, और इन सबका प्लान है गांधी को किडनैप कर देगा। अच्छा। और इस प्लान में 3 नाम ऐसे बोलता है जो बहुत सम्मानित नाम थे। एक नाम बोलता है PD टंडन, जो उस वक्त यूपी विधानसभा के अध्यक्ष थे और हिंदूवादी नेता थे कांग्रेस के, जिनको भारत रत्न मिला है। बोले PD टंडन भी इसमें शामिल है, इसके अंदर कर्नल मोहन सिंह शामिल है। कर्नल मोहन सिंह जानती हैं आप कौन थे? आजाद हिंद फौज के पहले मुखिया, कमांडर इन चीफ, क्योंकि जब रास बिहारी बोस ने जब आजाद हिंद फौज बनाई थी तो पहले उनको दी थी, बाद में सुभाष चंद्र बोस आते हैं, अच्छा। वो बाद में राज्यसभा MP बने, कर्नल मोहन सिंह। और मास्टर तारा सिंह सिखों के एक बहुत बड़े नेता थे। तो वो उसकी थ्योरी ये थी, एक जस्टिस, एक माफी दिया, एक DCP राणा थे, पुणे के, वो CID के थे, तो उनको बोला कि भाई ये नागरवाला के पास ये पाहवा का बयान लेकर चले जाओ। तो उनको लगा कि अच्छा मौका है, सरकारी खर्चे पे जाने को बम मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि बोला फ्लाइट से जाना बहुत अर्जेंट है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं फ्लाइट पे मुझे डर लगता है। बोला आप कैसे जाएंगे? बोले ट्रेन से जाऊंगा। तो ट्रेन दिल्ली से मुंबई की डायरेक्ट नहीं पकड़ी, वाया इलाहाबाद पकड़ी, पहले इलाहाबाद गए, इलाहाबाद से मुंबई गए, मतलब उल्टे रास्ते गए।
Okay. तो इलाहाबाद क्यों गए? क्योंकि वहां पे उस समय पूर्णिमा कोई पड़ने वाली थी, उस दिन स्नान का बड़ा महत्व होता है। तो जिस व्यक्ति के हाथ में हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वालों के सबूत थे, वो व्यक्ति गंगा में स्नान कर रहा था, अपने पुरखों का तर्पण कर रहा था। ऐसे करके 3 दिन में वो मुंबई पहुंचा। तब तक ये लोग गोडसे और आपटे आ गए थे। मतलब बहुत, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं। मदन लाल पावा जब गांधी की हत्या हो गई और जब पुलिस ने इकबालिया बयान उसका लिया, उसमें वो कहता है कि मेरे को जो पहली बार मालूम पड़ा इस ग्रुप में शामिल किया कि हम गांधी को, हमारे ग्रुप का प्लान गांधी को मारने का है, तो मैंने कहा हम मारेंगे कैसे? तो जो करके उसका हैंडलर था, उसने कहा सब कुछ तैयारी हो गई है और गांधी के ग्रुप में एक महिला हमारी है जो हमें सारी जानकारी देती है, वो गांधी की बड़ी करीबी है। Okay. फिर पावा बताता है कि जब हम 20 जनवरी को पहला हमला करने गए और मैं गोडसे मुझे बता रहा था कि तुम्हें उस दीवार के आगे जाके बम प्लांट करना है, तो गांधी के पास से उठकर सफेद साड़ी में एक महिला, जिसके कुछ वाइट स्पॉट भी थे चेहरे पे, वो गोडसे से मिलने आती है, मराठी में बातें करती है। अब वो औरत कौन थी? ये उसके इकबालिया बयान में। तो वो औरत कौन थी? Correct. या तो उस पावा ने झूठ बोला, Right. ठीक है, तो क्यों झूठ बोला ये पावा से पूछा जाना चाहिए था। और अगर पावा ने झूठ नहीं बोला और पुलिस ने बुलवाया, तो पुलिस किस महिला को फंसाना चाहती थी? और सही में वो महिला कोई थी, तो वो महिला कौन थी? क्योंकि गांधी के पास पहुंचने में ऐसा नहीं था कि गांधी जी बहुत सहज सरल थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर कोई एरा गेरा उनके आसपास नहीं पहुंच सकता Correct. था। मतलब उस समय के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे राज्य इकाइयों को 10-10 दिन उनकी वेटिंग लगती थी गांधी जी से मिलने के लिए। तो कौन औरत थी जो गांधी जी के लिए गोडसे के लिए गांधी के कैंप में काम कर रही थी? तो बात सिर्फ उस सफेद दाग वाली महिला की नहीं है, बात इन्होंने पृथ्वीराज कपूर, बहुत कम लोग जानते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पहली बार मेरी बुक में खुलासा हुआ है, पुलिस ने गांधी मर्डर केस में पृथ्वीराज कपूर, जो उस समय बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार थे और राज कपूर के फादर थे और ऋषि कपूर के दादाजी और करीना करिश्मा के परदादाजी, इनको फंसाने के लिए पूरा प्लाट पुलिस ने रचा। मतलब आप गांधी जी की हत्या की जांच कर रहे हो और आप पृथ्वीराज कपूर को फंसाना चाहते हो। इन्होंने मदन लाल पावा से बयान नहीं बुलवाया कि पृथ्वीराज कपूर उसकी आर्थिक सहायता करता था। पूरा वो बयान पृथ्वीराज कपूर के बारे में उसके मदन लाल पावा ने दिया। तो मतलब ये पृथ्वीराज कपूर को फंसाना चाहते थे। अब क्यों फंसाना चाहते थे? या तो पृथ्वीराज कपूर का कोई इन्वॉल्वमेंट था जिसको बाद में साबित नहीं हो पाया, या तो ये एक वजह हो सकती है जिसमें मैं भरोसा नहीं करता। दूसरी वजह ये हो सकती है कि लोगों का जो, क्योंकि पुलिस पर बड़े आरोप लग गए थे कि ये गांधी जी को नहीं बचा पाई है, तो ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने पृथ्वीराज कपूर का नाम घसीट लिया, क्योंकि वो फेमस थे। मतलब ये सब तक हुआ है। मतलब जांच के नाम, मतलब ना केवल गांधी को ना तो ये बचा पाए, और जब गांधी की हत्या हो गई उसके बाद भी किस तरह की कोताही बरती गई, ये हैरत की बात है। ये कहते हैं हमने गांधी को सिक्योरिटी नहीं दी, मतलब हमने सिविल वर्दी के अंदर गांधी के आसपास पुलिस वाले तैनात कर रखे थे। तो भाई जब गोडसे ने मारा गांधी को, तो उस वक्त गांधी के पास एक भी सिक्योरिटी वाला मौजूद नहीं था। पूरी पुणे पुलिस जो है वो गोडसे को नाम से जानती थी, क्योंकि वो इतना फेमस था पुणे के अंदर। पुणे पुलिस को अपनी सिक्योरिटी में नहीं लगाया, उसी समय पकड़ देते उसको, भाई ये क्या कर रहा है यहाँ पर। सो बहुत सारे लूप होल है और ये एक बहुत बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है। मैं कहता हूँ आप बहुत सोच कर देखिए, गांधी नोआखली गए थे आज़ादी के पहले दंगा रोकने के लिए। नोआखली बंगाल में था, अभी फिलहाल बांग्लादेश का हिस्सा है। वहां पर मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, उसका जो हेड था वो सुहरावर्दी था, जिसे बूचर ऑफ बंगाल कहते हैं। उस तक ने गांधी को सुरक्षा दी थी नोआखली में, क्योंकि वहां मुस्लिम बहुल इलाकों में जब गांधी जा रहे थे तो डर था कि कोई हमला न कर दे गांधी पे। तो गांधी के साथ बाकायदा पुलिस की हथियारबंद जीपें चलती थी और आर्मी को भी डिप्लॉय किया गया था गांधी की सुरक्षा में। तो लोग बोलते थे कि आप अहिंसा के पुजारी हैं, आपके साथ सिक्योरिटी वाले क्या करते हैं? तो गांधी जी कहते थे कि मैं मना करता हूँ, मुझे सिक्योरिटी मत दो, लेकिन गवर्नमेंट ने अगर मुझे सिक्योरिटी दे रखी तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि गांधी सिक्योरिटी के लिए मना करते थे, लेकिन वो सरकार के आदेश भी मानते थे। गांधी जी जिस भी जेल में रहे उन्होंने कोर्ट जेल के नियमों का पालन किया। वो खुद वकील थे और इस मामले में बड़े अलर्ट रहते थे। तो भाई आप जबरदस्ती सुरक्षा देते ना। करेक्ट। ये आज के जमाने में भी होता है। केजरीवाल ने से मना किया था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, भाई दी ना, आपको लेना पड़ेगी, आपकी जान कीमती है, आपको लेना पड़ेगी। तो इन्होंने नहीं दी। तो बहुत कॉन्स्पिरेसी है। मोरारजी देसाई जो देश के बाद में प्रधानमंत्री बने, उनको सारी जानकारी प्रोफेसर जैन ने दे दी थी गांधी की हत्या के पहली 20 तारीख को, क्योंकि वो मदन लाल पावा को जानता था। शिवाजी पार्क में प्रोफेसर जेसी जैन रहते थे। तो मोरारजी देसाई उस समय गृह मंत्री होते थे मुंबई प्रेसिडेंसी के, जो आज महाराष्ट्र गुजरात है। वो कहते हैं कि मैंने सारी जानकारी सरदार पटेल को जाके देनी थी। मोरारजी देसाई का ये कहना है। किसी ने सरदार पटेल से पूछा नहीं कि अगर 2122 जनवरी को मोरारजी देसाई ने सारी जानकारी आपको बता दी थी कि ये होने वाला है तो क्या? पर किसी ने किसी से कुछ नहीं पूछा। बस वो गांधी जी की चिता जो है वो आज भी सुलग रही है।
उस पर राजनीति की रोटी आज भी 75 साल बाद भी सेकी जा रही है। उस पर रोटियां सेकते हैं, हिंदुत्व को बदनाम करते हैं, वीर सावरकर को बदनाम करते हैं, आरएसएस को बदनाम करते हैं, लेकिन असली मुद्दे की बात नहीं करते। तो ये सब हो रहा है इस देश में। सो जस्ट एज यू सेड आरएसएस, तो क्या गोडसे और आरएसएस का कोई एसोसिएशन था? जो कि बहुत इल्जाम लगाए जाते हैं, आपकी रिसर्च में ऐसा कुछ देखिए, था? क्या बोला जाए कि मतलब कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी तक इस तरह की बातें कर देते हैं, और हम तो जाने कब से सुनते आ रहे हैं कि आरएसएस की विचारधारा ने गांधी की हत्या की, गोडसे तो आरएसएस वाला था। देखिए, इसको बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में समझने की जरूरत है। गोडसे का जब पूरे जीवन का आप अध्ययन करते हैं, तो जब उसके फादर का ट्रांसफर सांगली में होता है महाराष्ट्र में, तो वहां पर वो पहली बार आरएसएस के संपर्क में आता है। ओके। और वो आरएसएस की शाखा में जाना शुरू कर देता है, लेकिन मूलतः वो सावरकर की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति होता है। क्योंकि वो जब रत्नागिरी में उसके फादर की पोस्टिंग होती है, तो रत्नागिरी में वो उस वक्त सावरकर अपने नजरबंदी के दिन काट रहे थे, तो उनके संपर्क में आ चुका होता है और सावरकर का बड़ा क्लोज अलाइड बन चुका होता है। ओके। फिर जब उसके फादर का ट्रांसफर सांगली होता है, तो संघ आरएसएस को ज्वाइन कर लेता है। और इसी बीच में 1936-37 के आसपास जब सावरकर की नजरबंदी खत्म और सावरकर को हिंदू महासभा की जिम्मेदारी मिलती है, तो गोडसे छोड़ देता है। तो गोडसे का संपर्क आरएसएस के साथ 1935-36 हम मान सकते खत्म हो जाता है, और वो देश फिर से वो सावरकर जी के साथ जुड़ जाता है, और उनके साथ वो यात्राओं पे और हिंदू महासभा के राजनीति में आ जाता है। वो हिंदू महासभा के अंदर जो हैदराबाद में एक बहुत बड़ा आंदोलन हिंदू महासभा ने चलाया था वहां के नवाब के खिलाफ, उस आंदोलन का जो पहला जत्था हिंदू महासभा का हैदराबाद में दाखिल होता है, उसका नेतृत्व नाथूराम गोडसे ने किया। और हैदराबाद के नवाब ने की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, 1 साल तक उसको जेल में बंद रखा है हैदराबाद में, और तरह तरह की अमानवीय यातनाएं दी गई उसको। तो गोडसे बेसिकली हिंदू महासभा का पदाधिकारी था, और महाराष्ट्र इकाई का महासचिव था, बल्कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो हिंदू महासभा की थी उसके अंदर भी उसको विशेष तौर पर बुलाया जाता था। तो संघ से उसका संबंध खत्म हो जाता है 30 के दशक में। यहां तक कि बहुत कम लोग जानते हैं कि एक दौर ऐसा आया था 40 के दशक की शुरुआत में, जब हिंदू महासभा और वीर सावरकर और संघ और गुरु गोलवलकर जो उसके प्रमुख होते थे, द्वितीय सर संचालक थे, उनके और वीर सावरकर के कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। मतलब दुश्मनी नहीं थी, तो कोई मधुर संबंध भी नहीं थे। तो गुरु गोलवलकर का ये कहना था कि संघ जो है उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, हम हिंदू महासभा जो पॉलिटिकल पार्टी है इसकी हम यूथ विंग नहीं है, तो हमको आप अपनी राजनीति से दूर रखो। और वीर सावरकर और हिंदू महासभा के नेता संघ को अपने साथ अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। तो ये दोनों के बीच में विरोध था। और नाथूराम गोडसे जो था वो हिंदू महासभा के साथ जुड़ा हुआ था। मैंने पूरे पेपर्स, गांधी मर्डर केस से जुड़े सारे पेपर्स मैंने पढ़े हुए हैं, जो नेशनल आर्काइव में मौजूद है, मैंने पढ़े हुए हैं, उन सबसे गुजरा हुआ हूँ। तो नाथूराम गोडसे ने, बहुत कम लोग जानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने एक हिंदू राष्ट्र दल बनाया था, HRD। उस हिंदू राष्ट्र दल का जो मुख्य उद्देश्य था वो संघ को डैमेज करना था, आरएसएस को डैमेज करना था। मतलब आरएसएस को खत्म करने के लिए, आरएसएस को नुकसान पहुंचाने के लिए नाथूराम गोडसे ने पैरेलल एक हिंदू राष्ट्र दल के नाम से पहला एक संगठन ही बनाया था। उस हिंदू राष्ट्र दल की जो पहली मीटिंग होती है और मिनट्स ऑफ मीटिंग जो तैयार होते हैं, वो पूरे गांधी हत्याकांड के अंदर पेश किए गए। वो मिनट्स ऑफ मीटिंग मैंने पढ़े। उसके अंदर गोडसे और जब उसके साथी हिंदू राष्ट्र दल की स्थापना के समय चर्चा कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति कहता है कि हमें रोज सुबह इसकी शाखा लगाना चाहिए हिंदू राष्ट्र दल की। तो गोडसे कहता है नहीं, हमारा मकसद आरएसएस के कार्यकर्ताओं को तोड़कर लाना है, तो ऑलरेडी वो सुबह शाखा में जाते हो तो वो हमारे पास नहीं आएंगे, तो हमें सैटरडे संडे शाम को ये अपनी शाखा लगाना चाहिए हिंदू राष्ट्र दल की, जिससे हम आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, स्वयं सेवकों को तोड़कर यहाँ पर ला सके। मतलब वो आरएसएस को डैमेज करने के लिए कार्य कर रहा था गोडसे एक तरह से। और उसने अपने एक वालिया बयान जो कोर्ट में दिया, उसमें उसने कहा कि मुझे आरएसएस में जाता था, मैं आरएसएस से प्रभावित था, आरएसएस के प्रथम सरसंचालक डॉक्टर हेडगेवार से भी प्रभावित था, लेकिन मैं जब शाखा गया तो मैंने महसूस किया कि जो बड़ा लक्ष्य वो हासिल नहीं कर सकते कसरत करके, खेल कूद व्यायाम से लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता है। तो मुझे लगा कि जो मेरी राजनीति के माध्यम से हो सकता है, तो मैं हिंदू महासभा में शामिल हो गया। तो अब आप कोई भी व्यक्ति, आप कपूर, मैं कहता हूँ आपसे बहुत सीधी बात कहता हूँ कि ये आपने आरोप लगाए, संघ पर आपने बैन लगा दिया, 18 महीने बाद आपको जब कोई सबूत मिला तो बैन हटाना पड़ा, आप साबित नहीं कर पाए संघ का इसमें हाथ है, तो आपको प्रतिबंध हटाना पड़ा सरदार पटेल नेहरू के हाथ हुए। फिर आपने जब नेहरू मर गए तो फिर आपने कपूर कमीशन बना दिया गांधी की हत्या की जांच के लिए। कपूर कमीशन ने क्लियर लिखा है कि इसमें आरएसएस का कोई हाथ नहीं है। उस समय के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे केंद्र सरकार के, बनर्जी साहब, उनकी गवाही है, तमाम लोगों की गवाहियां हैं, गांधी हत्याकांड से जुड़े लोगों की गवाहियां। वो कहते हैं संघ का कोई इसमें लेना देना ही नहीं था इस पूरे हत्याकांड में, लेकिन आप बदनाम करते रहे। मेरा दूसरा सवाल है कि अगर संघ इस पर शामिल था
तो मेरा पहला सवाल है कि गांधी की हत्या के बाद, चलिए मान लीजिए सरदार पटेल संघ का समर्थन करते थे, प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन बाद में हटा भी दिया। सरदार पटेल 1950 में मर जाते हैं। 1950 से लेकर 1964 तक 14 साल तक नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, खुली छूट रहती है उनके पास। वो क्यों नहीं संघ के खिलाफ जांच बैठाते? भाई तुम्हारी सरकार, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारी जांच एजेंसियां, तुम्हारी सबूत लाओ और सब पे साबित कर देते। 64 के बाद 1-2 साल के अंदर ही कपूर कमीशन बैठा दिया, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर इंदिरा गांधी की सरकार रही, जांच बैठाती, इंदिरा गांधी की सरकार संघ को घेरती। फिर तुम्हारे बेटे राजीव गांधी की सरकार, फिर सोनिया गांधी के इशारे पर चलने वाली मनमोहन सरकार। सत्ता में तुम बैठे रहे, तुम कभी आरोप साबित नहीं कर पाए किसी जांच के माध्यम से, किसी कोर्ट में तुम साबित नहीं कर पाए। हर बार तुम लोगों ने झूठ बोला और मानहानि के मुकदमों में तुमके ऊपर कोर्ट ने तुम्हारे अगेंस्ट फैसले दिए। अभी भी देख लेना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इस मामले में केस चल रहा है, राहुल गांधी बहुत बुरी तरह से फंसेंगे वो, जो उन्होंने बोल रखा है। क्योंकि आप कोई हाथ ही नहीं है ना कोई सबूत है, तुम साबित ही नहीं कर पाए, तुम्हारे परमाना साबित ही नहीं कर पाए संघ का हाथ गांधी हत्याकांड में। तुम किस खेत की मूली हो? तो ये सिर्फ हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए संघ को बदनाम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सत्य है कि हिंदुत्व की विचारधारा का अगर सबसे बड़ा कोई प्रतिनिधि इस भारत में है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो आपको अगर हिंदुत्व को डैमेज पहुंचाना है तो पहले आप संघ को डैमेज पहुंचाओ। तो गांधी की हत्या के नाम पे संघ को बदनाम करो, और ये लगातार 75 साल से जारी है। साबित ये कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि साबित हो ही नहीं सकता। करेक्ट। स्टार्टिंग में आपने एक बात कही थी, जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक का, कि जवाहर मेरी पसंद है, मेरी पसंद जवान। तो ऐसा क्यों था कि मतलब इफ यू हैव द रिसर्च ऑन दिस आल्सो, कि गांधी जी बाकी सबके अपोज करने के बावजूद गांधी जी उनके फेवर में थे टू मेक हिम द लीड? जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, ये सवाल दुर्गादास जी ने गांधी जी से पूछा था, और गांधी जी ने उसका जवाब दे दिया था। तो सवाल का जवाब मुझे देने की जरूरत ही नहीं, गांधी जी ने जो दुर्गादास को जवाब दिया था वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब दुर्गादास कौन थे? हम जब बाहर, मैं तो खुद पत्रकार हूँ और सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन भारतीय इतिहास में दुर्गादास से बड़ा पत्रकार मैं तो नहीं मानता कोई हुआ। मतलब वो इतने बड़े पत्रकार थे कि गांधी, नेहरू, पटेल, यहाँ तक कि जिन्ना, लियाकत अली खान, सब उनसे सलाह लेते थे। मतलब अंग्रेज अधिकारी तक भी उनसे सलाह लेते थे, मतलब कि क्या चल रहा है देश पे, क्या है ये। मतलब इतना बड़ा कम था उनका। तो जब जवाहरलाल नेहरू के पास समर्थन न होने के बाद भी जब उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना के अंतरिम सरकार का मुखिया बना दिया गया, अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी, जिसके हेड एक तरह से प्रधानमंत्री कहलाता था जवाहरलाल नेहरू थे। तो यही सवाल जब अंतरिम सरकार का ऐलान होने लग गया, तो यही सवाल दुर्गादास ने गांधी जी से पूछा, जो आपने मुझसे पूछा। और सवाल को उन्होंने कुछ इस तरह से इस तरह को उन्होंने उसको फ्रेम किया था। उन्होंने, दुर्गादास ने पूछा गांधी जी से कि मुझे राजेंद्र प्रसाद ने बोला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुझे बोला है कि ग्लैमरस नेहरू के लिए आपने अपने प्रिय शिष्य सरदार पटेल की बलि ले ली, आखिर क्यों? ये उन्होंने सवाल पूछा, वर्ड टू वर्ड, कोट अनकोट, क्योंकि वो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिख के गए और सार्वजनिक रूप से उन्होंने सवाल पूछा था। देन गांधी जी ने जो जवाब दिया, बहुत ध्यान से उसको सुनना चाहिए। गांधी जी ने कहा, पहली बात जो कही, कि मेरी पूरी टीम में, मतलब मेरी पूरी कांग्रेस के नेताओं में नेहरू इकलौता इंग्लिश मैन है। अब इंग्लिश मैन का मतलब कोई कुछ भी निकाल सकता है, ये मैं दूसरों पे छोड़ता हूँ। फिर वो कहते हैं एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि मुझे लगता है कि जवाहर कभी दूसरे नंबर पर रहना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मतलब जवाहरलाल नेहरू का ईगो इतना हाई है कि वो दूसरे नंबर पे काम नहीं कर पाएंगे। फिर तीसरी बात वो कहते हैं कि विदेश नीति और विदेशों में जवाहर की एक अलग साख है। वो सही भी था, क्योंकि सरदार पटेल कभी विदेश यात्रा पे नहीं जाते थे, कभी गए भी नहीं वो। ये जवाहरलाल नेहरू का एक थोड़ा बाहर एक अच्छा जाना पहचाना वो चेहरा है। तो 3 वजह बताते हैं, उसमें पहले 2 वजह बड़ी महत्वपूर्ण, इंग्लिश मैन, इसका अर्थ क्या हुआ अभी आप लगाइए। और दूसरी बात जो कहते हैं, कभी नंबर 2 पर वो रहना नहीं रह सकते। सो यही बात मणिबेन पटेल लिखती है। मणिबेन पटेल कौन? सरदार पटेल की बेटी। वो भी ये बात लिखती है कि गांधी जी को ये डर था कि अगर वो जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो ना केवल दूसरे नंबर पर रहने से तो तैयार होते ही नहीं, साथ में वो शरारत, कोटन को वो शरारत का इस्तेमाल करती है कि वो देश में कोई बड़ी शरारत कर सकते थे। तो देश में बड़ी शरारत क्या हो सकती थी? वो कांग्रेस तोड़ देते, कांग्रेस से बगावत कर देते, या कोई भी जो प्रधानमंत्री बनता, अगर सरदार पटेल बनते तो उनके साथ असहयोग करते, उनकी सरकार को वो स्थिर नहीं रहने देते। तो कोई भी शरारत का कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं। तो गांधी का फैसला लेने की ये वजह थी। तो और कहीं ना कहीं गांधी को लगता था कि ये कम उम्र का है, ये लंबे समय तक प्रधानमंत्री रह सकता है, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि वो ऐसा
पहले भी 2 बार अपनी जिद पे नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनवा चुके थे। कोई पहली बार नेहरू को पहले नहीं बनवाया था, लेकिन ये बड़ा क्रूशल था क्योंकि जो कांग्रेस अध्यक्ष बनता वही प्रधानमंत्री बनता है। तो उस पूरी बैठक में जो प्लानिंग प्लॉटिंग है, मतलब कैसे गांधी पूरा एक प्लान और प्लॉटिंग करके और आचार कृपलानी को अपना टूल बना के कैसे वो अध्यक्ष बनाते हैं, वो पूरा पुस्तक में बहुत विस्तार से वर्णन है और देख के बड़ा लगता है कि क्या हो रहा था। बस मैं आपको उसमें एक ही हिस्सा बता सकता हूँ कि आचार कृपलानी गांधी का टूल बने थे नेहरू का अध्यक्ष बनवाने के लिए, और जब आचार कृपलानी को खुद ही साइडलाइन कर दिया नेहरू ने और आज़ादी के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, उसका तो उन्होंने किताब लिखी और इस किताब में अपनी पूरी इस बैठक का वर्णन किया। और वर्णन करने के बाद जो उन्होंने बात कही वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ घटनाएं जो होती हैं हमको मालूम नहीं होता कि भविष्य में इनका क्या असर पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जैसे ऑस्ट्रिया के प्रिंस ड्यूक की हत्या के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी बड़ी दुर्घटना हो गई थी जिसमें करोड़ों लोग मारे गए, तो कौन जानता था क्या हो सकता है भविष्य में। मतलब इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो वो जो कर रहे थे उस पर पछतावा है कि मैंने टूल क्यों बना महात्मा गांधी का गलत काम करने के लिए। दूसरी बात, वो नेहरू की प्रधानमंत्री बनने की तुलना प्रिंस ड्यूक की हत्या से करते हैं। मतलब प्रिंस ड्यूक की जिस तरह से हत्या की गई, मतलब सरदार पटेल की जो राजनीतिक हत्या की गई उससे वो तुलना करते हैं और वो कहते हैं वर्ल्ड वॉर जैसी घटना, दुर्घटना, मतलब वो एक्सीडेंटल, जो मैं कहता हूँ एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो आचार कृपलानी ने। तो ये स्थिति, इन स्थितियों के अंदर वो प्रधानमंत्री बनते हैं नेहरू। तो कहीं ना कहीं मतलब डेफिनेटली एक तो पर्सनल इंक्लिनेशन था जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ गांधी जी का, और कहीं उनके मन में डर भी था बिकॉज मे बी ही वाज सो पावरफुल नेहरू जी। एंड मतलब आई डोंट नो, क्योंकि सिर्फ अकेले उनकी वजह से वो बन गए बहुत ज़्यादा बड़ी। दिस ऑल्सो शोज कि वो खुद कितने पावरफुल थे उस टाइम। नहीं, नेहरू देखिए 2 चीजें हैं आपको समझने की जरूरत है इस जगह पे कि नेहरू के बारे में नेहरू बहुत अच्छा भाषण देते थे, मतलब वो लोगों से कनेक्ट कर पाते थे, उनको बड़े आकर्षक व्यक्तित्व था उनका। तो आकर्षक व्यक्तित्व था तो उसके बहुत सारे किस्से भी हैं उससे जुड़े हुए, आकर्षक व्यक्तित्व से जुड़े हुए। सो उनका एक चार्म था, जो शब्द का ना राजेंद्र प्रसाद को कोट करते हुए दुर्गादास ने, ग्लैमरस, हाँ। चार्मिंग ग्लैमरस नेहरू के लिए आपने सरदार पटेल की बलि ले ली। तो नेहरू की लोकप्रियता थी आम जनता में, लेकिन संगठन में जो कांग्रेस का संगठन था उसमें सरदार पटेल के सामने नेहरू कहीं नहीं टिकते। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब भारत आज़ाद हो गया और नेहरू प्रधानमंत्री बन गए और सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन के गृह मंत्रालय संभाल रहे थे, तो अजमेर में हुए दंगे के ऊपर दोनों की बहुत लड़ाई हो जाती है और सरदार पटेल अपना इस्तीफा पेश कर देते हैं और नेहरू भी गुस्से में अपना इस्तीफा पेश कर देते हैं और दोनों के इस्तीफे पहुंच जाते हैं गांधी के पास। तो गांधी के पास एक बार फिर आज़ादी के बाद ये मौका आता है कि दोनों में से एक चुनना है, क्योंकि गांधी, वो लड़ाई दोनों की इस कदर आगे बढ़ गई थी कि कहीं कोई पैचअप की या कोई समझौते की गुंजाइश नहीं थी। तो लॉर्ड गांधी को लगता है कि मैं अब क्या करूं, मतलब ये दोनों। तो उस वक्त के जो जानकार है लुई फिशर या और भी लोगों ने जो लिखा है, अगर गांधी को उस वक्त भी चुनना होता, लुई फिशर मतलब गांधी जी के मित्र भी थे और गांधी जी अमेरिकी पत्रकार थे, तो वो लिखते हैं अपनी बुक में कि अगर उस वक्त गांधी को चुनना होता तो वो तब भी जवाहरलाल नेहरू को चुनते और सरकार के बाहर से, मतलब सरकार से सरदार पटेल को बाहर निकाल देते। लेकिन माउंटबेटन बहुत शार्प आदमी थे, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, बहुत शार्प थे वो। उनको ये मालूम था कि संगठन के अंदर सरदार पटेल जो स्ट्रांग है, अगर ये इस व्यक्ति को बाहर किया गया तो तबाही हो जाएगी, देश एकदम अभी आजाद हुए संभाल नहीं पाएगा नेहरू अकेला। सो ये बात वी शंकर, जो सरदार पटेल के सेक्रेटरी, वो भी ये बात लिखते हैं माउंटबेटन को कोट करते हुए, और वो लिखते हैं कि माउंटबेटन ने गांधी को समझाया कि देखिए अगर ये सरकार सही ढंग से चलती रहे और देश में दंगा हो रहा है, स्थितियां बहुत खराब है, इतने रिफ्यूजी आए हुए हैं, तो सरदार पटेल का सरकार में रहना बहुत जरूरी है। ये नेहरू जी जो है सरदार पटेल के बिना सरकार नहीं चला पाएंगे, तो दोनों को रखिए। तो गांधी को समझ में आता है कि नहीं, ये सरदार पटेल की अहमियत क्या है। तो मैं आपको बहुत ध्यान दिलाऊंगा, गांधी जी की हत्या से जुड़ा मसला है। गांधी की हत्या 30 जनवरी 5:17 पे होती है 1948 में। गांधी हर दिन 5 बजे प्रार्थना सभा में पहुंच जाते हैं। उस दिन 17 मिनट की देरी होती है। क्यों 17 मिनट की देरी होती है? क्योंकि उस दिन वो सरदार पटेल से इसी विषय पे बातचीत कर रहे थे। तो सरदार पटेल अपना दिल खोल के रख देते हैं। वो कहते हैं कि आप इन लोगों के बीच में घिरे रहते हैं, आप मेरी बात सुनते नहीं, आप मुझे सांप्रदायिक समझते हैं, आपको लगता है मुसलमानों को दुश्मन हूँ, आपको लगता है मैं हिंदुओं का पक्ष लेता हूँ। मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। जवाहर मेरे इस काम में इंटरफेयर करते हैं, अपना दिल खोल के पूरी बातचीत बताते हैं। क्योंकि उस बातचीत के गवाह प्यारेलाल नैयर भी थे, जो गांधी के सेक्रेटरी थे, जो उस समय हर समय उनके साथ रहते थे, और मणिबेन पटेल भी है, जो सरदार पटेल की बेटी थी, साथ में वो डायरी नोट करती थी सरदार पटेल जो काम करते। तो ये इन सबके बीच में खुलकर बातचीत हो रही है। तो वो बातचीत इतनी इंटेंस है और बातचीत इतनी विवादित है, वो बातचीत, कि गांधी को समय का ध्यान नहीं रहता। गांधी से हम सबको सीखना चाहिए कि समय के बड़े पाबंद थे।
तो वो आपने फिल्म के अंदर दृश्य भी देखा होगा कि बार बार घड़ी दिखाती है आभा बहन और मनु बहन कि लेट हो रहा है, गांधी जी को देरी हो रही है। तो फिर मणि बहन देखती है कि हाँ बातचीत लंबी खिंच गई, तो मणि बहन बोलती है कि बापू को देरी हो रही है प्रार्थना सभा में, हमें चलना चाहिए, और फिर दोनों उठ के चले जाते हैं। फिर गांधी जो अपनी अंतिम बातचीत करते हुए आ रहे होते हैं आभा और मनु के कंधे पे हाथ रख के, वो यही बात कर रहे होते हैं कि तुम दोनों मेरी घड़ी हो, तुम मेरी छड़ी नहीं हो, तुम घड़ी भी हो। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे देरी हो गई, मुझे देरी से बड़ी नफरत है, मैं देरी नहीं करना चाहता। और यही बातचीत करते हुए आते हैं जब गोली उसको मारता, वॉटसन को गोली मार देता है। सो ये स्थिति थी। फिर क्या होता है कि जो लड़ाई सरदार पटेल और नेहरू की थी वो आगे भी चलती, लेकिन जब गांधी की हत्या हो जाती है, भावनात्मक रूप से दोनों कहीं ना कहीं गांधी से जुड़े होते हैं। तो पूरा उस दृश्य का वर्णन बहुत लोगों ने किया है कि जब सरदार पटेल को सूचना मिलती है, क्योंकि वो निकल के घर पहुंच चुके होते हैं, तो उनको सूचना मिलती है कि बापू को गोली मार दी, तो वो घर से गाड़ी से आते हैं। उसके बाद जो गांधी जी का शव पड़ा रहता है, तो हाथ चेक करते हो, डॉक्टर से पूछते हैं कोई उम्मीद, तो डॉक्टर कहते हैं कि मरे हुए 10 मिनट हो चुके हैं इनको। तो बड़े वो थोड़ा भावुक थे सरदार पटेल, तो वो अपनी एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाते, लेकिन स्तब्ध हो जाते हैं और वो शव के पास बैठे हुए हैं गांधी जी के। ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये सब वर्णन आभा बहन ने भी किया है, मनु बहन ने भी किया है, प्यारेलाल जी ने भी किया है, जितने उस वक्त के लोग थे, इवन जो एडीसी थे माउंटबेटन के कैंपबेल, उनने भी अपनी किताब में सब वर्णन किया है। देन नेहरू आते हैं, तो नेहरू थोड़े से भावुक थे, अपनी भावनाओं को प्रदर्शन कर दिया करते थे, तो गांधी जी के शव से चिपट कर वो रोने लगते हैं। तो माउंटबेटन का दिमाग यहाँ भी चल रहा होता है, मतलब इस भावनात्मक पल में भी माउंटबेटन का दिमाग चल रहा था। वो दोनों को उठाता है, बोला आप दोनों मेरे साथ अकेले ना आइए, और दोनों को माउंटबेटन लेकर जाता है और कहता है कि गांधी जी की अंतिम इच्छा थी कि आप दोनों मिलकर साथ में काम करें। दो देन नेहरू और पटेल गले मिलते हैं और नेहरू कहते हैं कि सरदार आज हम अनाथ हो गए। सो दोनों के बीच में वहां पर एक तरह से कुछ दिनों के लिए एकता स्थापित हो जाती है, लेकिन उसके बाद एक आंदोलन सरदार पटेल के खिलाफ चलाया जाता है कि आप गांधी को बचा नहीं पाए। तो नेहरू के लोग कहते हैं वो नेहरू के कहने पे चलाया गया था, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने चलाया था, और सरदार पटेल का इस्तीफा मांगा था। तो फिर एक बार फिर इस्तीफा दे देते हैं सरदार पटेल, लेकिन फिर वो पैचअप हो जाता है, फिर वो बनते बिगड़ते संबंध लोगों के चलते रहते हैं। फिर सरदार पटेल बीमार, अब उसके बाद क्या होता है कि गांधी की हत्या के 45 दिन बाद सरदार पटेल को मैसिव हार्ट अटैक पड़ता है, और उसकी वजह ये थी उनके ऊपर जो आरोप लगे थे कि गांधी को ना बचा पाने के। तो किस्मत देखिए कि सुशीला नैयर डॉक्टर थी, जो डॉक्टर सुशीला नैयर, उन्हीं के साथ वो लंच कर रहे थे, देन सूप पीते पीते उनको हार्ट अटैक पड़ता है और सुशीला नैयर उनको बचा लेती है। सो वो यही कहते हैं सुशीला नैयर से कि तुमने मुझे रोक क्यों लिया, मेरे को बापू बुला रहे थे, मेरे को बापू के पास जाना था। सो उसके बाद फिर वो सरदार पटेल उस तरह का सेहत नहीं बचती है उनकी, फिर वो बीमार रहने लगते हैं। सो 1950 में उनकी डेथ ही हो जाती है। ये स्थिति थी दोनों की। लेकिन सरदार पटेल की डेथ के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, नेहरू को एक खुली छूट मिल जाती है, क्योंकि आचार कृपलानी बाहर हो चुके होते हैं, और फिर राजनीति में चेहरे बदलने लग जाते हैं, पुराने साथी सब चले जाते हैं। तो नेहरू फिर कांग्रेस अध्यक्ष भी बन जाते हैं, प्रधानमंत्री पद भी ले लेते हैं, संगठन भी मेरा, सरकार भी मेरी, अपनी बेटी तक को बना देते हैं कांग्रेस अध्यक्ष। फिर वो एक अलग राजनीति भारत में शुरू हो जाती है। सो इसमें आपने एक चीज़ कही, हिंदू मुस्लिम का एक एंगल आया था इसमें। बहुत बार बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं दैट गांधी जी ने भी बहुत सारा मुस्लिम अपीजमेंट किया था, तो क्या ऐसा है? एंड दूसरा, आपकी बुक में भी आई रेड इट समवेयर जहाँ पे जो मुस्लिम जो हिंदू और सिख पाकिस्तान से आए थे आफ्टर पार्टीशन, उनके प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता या बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए सपोर्ट नहीं था कहीं ना कहीं गांधी जी की तरफ से। क्या ऐसा था? बिल्कुल सच है। ओके। मतलब गांधी जी अपनी मुस्लिम तुष्टिकरण की जो जितनी सीमा होती है, मतलब अगर मैं कहूँ कि भारतीय राजनीति में अगर सबसे ज्यादा किसी ने मुस्लिम तुष्टिकरण किया होगा तो वो दो नाम है, गांधी पहले, दूसरे नेहरू। मतलब भारत की राजनीति में हम आज की जो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, कुछ भी नहीं हो तुष्टिकरण, तो गांधी करते थे। और गांधी के मन में उसके पीछे उनकी एक मानवीय कमजोरी कह सकते हैं कि शायद, हम भले ही महात्मा कहते हैं लेकिन मानव तो थे ही, हार्ड मास के व्यक्ति थे। तो हर व्यक्ति को एक कुछ होता है, गांधी जी के मन में कहीं ना कहीं सिंड्रोम था कि मुझे हिंदुओं ने तो नेता मान लिया, मुसलमान मुझे कभी अपना नेता नहीं मानते। वो खिलाफत आंदोलन के बाद से, खलीफत आंदोलन भी कहते हैं उसको, असहयोग आंदोलन के बाद से जो हिंदू मुस्लिम खिचड़ी पकाने की कोशिश गांधी जी ने शुरू की थी कि हम एक मंच पे आ जाए, मैं दोनों का नेता, तो वो कभी हो नहीं पाया। करेक्ट। गांधी साहब ऐसा मुसलमान कटे रहे और फिर जिन्ना को उन्होंने अपना नेता मान लिया। फिर 1947 के बाद जो भारत में जबरदस्ती जो मुसलमान रह गए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि जिन्ना तो पाकिस्तान चला गया। तो डोमिनिक लेपेयर फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि जो नेता, जो लोग गांधी से हमेशा नफरत करते थे, मुसलमान जो जिन्ना को अपना मसीहा मानते थे, अब उनका नया मसीहा जो था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। तो गांधी जी को लगता है चलो फाइनली अब मुसलमान, अब मैं उनका नेता बन चुका हूँ, तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं इनके पास।
तो फिर जो मुस्लिम अपीजमेंट शुरू करते हैं गांधी, वो सारी हदें पार करते जाते हैं। मतलब अब क्या उसका मैं कहूँ, कितने उदाहरण दूँ, आप तो भरे पड़े हैं। जिसको भी इच्छा हो, आज़ादी के बाद जो प्रार्थना सभा के भाषण हैं गांधी जी के, वो सब संपूर्ण गांधी वाङ्मय में प्रकाशित है, ऑनलाइन मौजूद है। आधो के तो ऑडियो मौजूद है, गांधी जी की आवाज़ में वो भाषण मौजूद है, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। भाई सुन ले कोई भी व्यक्ति जाके, उसमें उनके जो क्या मुसलमानों के लिए कहते थे और क्या हिंदू शरणार्थियों के साथ बोल रहे थे, सबको दूध का पानी हो जाएगा। मतलब गांधी का तो ये कहना था कि जो मुसलमान चले गए हैं पाकिस्तान, वो वापस भारत आ जाएं, और भारत में जो सारे हिंदू हैं वापस चले जाएं, मतलब भेड़ियों के पास चले जाएं वो हिंदू। और मुसलमानों के घर जो खाली थे, दोनों सरकारों के बीच में डील हुई थी कि जो खाली घर बचेंगे, अगर पाकिस्तान में हिंदुओं के खाली घर थे तो यहाँ से मुसलमानों को मिल गए। फैक्ट है। यहाँ जो मुसलमानों के खाली घर थे वो गांधी ने नहीं देने दिए हिंदुओं को। तो मैंने जब किताब लिखी तो मैंने सोचा कि क्या स्थिति रही होगी। ठीक है, ये शरणार्थियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा था, लेकिन मौसम क्या था? क्योंकि मैं कहीं कहीं पढ़ता था कि बारिश का जिक्र भी आ रहा था, मुझे लगता था कि यार बरसात में कितनी बारिश हो रही थी। तो मैंने पूरे मौसम विभाग के डेटा निकाले, 1947 की सर्दी और 1948 की सर्दी, अक्टूबर से लेके फरवरी तक, अक्टूबर 47 से फरवरी 48 तक दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ी थी। और जो दिल्ली में रहता है वो जानता है कि जब दिल्ली में सर्दी के साथ साथ पानी भी बरसता है तो हालत खराब हो जाती है। और आज से टेंट बड़े अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उस वक्त तो लोगों ने चद्दरों से अपने टेंट बना रखे थे। तो वो जिन परिस्थितियों में रहते थे, अगर उनको फिर जगह नहीं मिलती थी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड से कोई मर ना जाए, तो वो खाली पड़े घरों में घुस जाते थे जो मुसलमानों के थे। या मस्जिद देखते थे कि मोहल्ले में कोई मुस्लिम मोहल्ले की मस्जिद है, पूरा मुस्लिम मोहल्ले ही खाली हुआ, तो उसमें घुस जाते थे। भाई देश के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये तो आपदा में काम आई है ना। अगर वो उस मस्जिद पे चले गए तो कौन सा गुनाह कर दिया? तो गांधी ने आदेश दिया कि इन मस्जिदों से इनको खींच खींच के निकाला जाए। तो भरी बरसात में और दिल्ली की ठंड में, दिसंबर और जनवरी की कड़कड़ाती रातों में पुलिस जो है वो उन शरणार्थियों को खींच खींच के बाहर निकालती थी। और ये दृश्य गोडसे ने खुद अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि वो 17-18 जनवरी 1948 को दिल्ली आ चुका था। तो वो वहां पर अपने बयान में कहता कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे मस्जिदों से हिंदुओं की भीड़ को खींच खींच के सर्दी में और बरसात में छोड़ दिया जाता था। तो ये वो उसने अपनी आंखों से भी देख लिया था। तो जो व्यवहार था बहुत गजब था। मतलब एक तरह से हिंदू शरणार्थी, मतलब उन्होंने कहा कि जब से हिंदू शरणार्थी दिल्ली आए तब से अब शराब की बिक्री बढ़ गई है। एक जगह वो कहते हैं कि मैं बिरला वन में जब प्रार्थना सभा में आता हूँ तो ये फल चुरा लेते हैं। जिनकी हवेलियाँ थी, जो हवेलियाँ छोड़ कर आए, वो तुम्हारे फल चुरा लेंगे। और ऐसे कई आरोप लगाते थे गांधी। और तो वो मतलब जितना दुर्व्यवहार किसी शरणार्थी के साथ कर सकते, उन्हें सिर्फ वो सब गवा के आए थे। उन्होंने नहीं मांगा था पाकिस्तान, उन्होंने नहीं तय की थी सीमा है कि कोई रेड क्लिफ आएगा और खींच देगा नकीर। तो उन्हें सिर्फ 2 शब्द चाहिए थे कि जो उनको सपोर्ट दे दे, लेकिन वो नहीं मिला। सो वो जो माहौल था और उनको उनके अगेंस्ट जाते हैं। करेक्ट। तो वो जो स्थितियां थी, उस स्थिति के अंदर कोई बात नहीं करता है। मतलब नेहरू का आप देख लीजिए, नेहरू के पास एक दुर्गा दास खुरी, जो जिनका मैंने पहले जिक्र किया, वो पहुंचे कि हम एक अलग से कॉलोनी बनाना चाहते हैं, जल्दी हम उसको बनाएं, कंस्ट्रक्शन करें, पक्के घर मिले शरणार्थियों को। तो नेहरू ने कहा कि इन पंजाबियों को दिल्ली से, उन्होंने कहा 7 मील दूर दिल्ली से कॉलोनी बनाएंगे। तो नेहरू ने कहा 7 मील? बोले इन पंजाबियों को मैं दिल्ली के 700 मील के दायरे में नहीं बसते दूंगा। नेहरू गर्दन पकड़ लेते थे शरणार्थियों की। हमने 3 चोरों चक्कों को जगह दे दी, क्योंकि इस जगह पे लूट का कुछ माल ले जा रहे थे। हाँ, गलत कर रहे थे कि कोई लूट का माल आपको नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन आप किसी युवक की गर्दन पकड़ लोगे और गर्दन पकड़कर ये बोलोगे कि हमने किन चोरों चक्कों को भारत में शरण दे दी। अरे भाई, एक आदमी की गलती है ना, उन सबको तो चोर चक्का बोल दिया। ऐसे मदन लाल पावा, जो गांधी जी की हत्या में जिसको उम्र कैद की सजा हुई थी, उसने अपना किस्सा आउटलुक मैगजीन को इंटरव्यू दिया साल 2000 में, जब वो जीवित था। तो उसने कहा कि वो मैंने पुस्तक में भी लिखा है अपने, कि जब नेहरू भाषण दे रहे थे तो मैंने जाके इंदिरा गांधी का हाथ पकड़ लिया। तो नेहरू तिलमिला गए। तो मैंने कहा कि मैंने सिर्फ आपकी बेटी का हाथ पकड़ा, उसमें आप इतना तिलमिला गए, और हमने अपनी माँ बेटियों के साथ अपनी आंखों के सामने बलात्कार होते हुए देखा है, तो हमारे क्रोध का क्या? तो ये शरणार्थियों के साथ हो रहा था। और ये पूरी दुनिया, ये पूरे यही एक वजह थी जो गांधी की लोकप्रियता बहुत कम हो गई थी। अंतिम दिनों में गांधी जहाँ बिरला भवन में रुके थे, वहां पर मरता है तो मरने दो, गांधी को मर जाने दो के नारे लगते थे, और ये हिंदू लोग लगा रहे थे। मतलब तो गांधी के प्रति जो लोगों की गुस्सा बढ़ता जा रहा था, इसलिए गांधी की लोकप्रियता जब वो अपने अंतिम मिनट में जा रहे होते हैं अपनी मृत्यु की तरफ, जब उनको गोली मारी थी गोडसे ने, उनका लोकप्रियता का ग्राफ सबसे निचले स्तर पर होता है। अगर गोडसे उन्हें 3 गोलियां नहीं मारता तो शायद गांधी को जो कद हासिल है, मैं ये नहीं कह रहा कि गांधी बड़े नहीं थे, महान नहीं थे, गांधी निश्चित तौर पर महान थे,
लेकिन जो कद उनको हासिल हो गया वो शायद प्राप्त नहीं हो पाता। तो गांधी को महात्मा बनाने में गोडसे की 3 गोलियों का भी योगदान है। अगर गांधी अपनी सामान्य मौत को प्राप्त होते निमोनिया से या कुछ से, तो शायद उनको वो भगवान का दर्जा हासिल नहीं होता जो है। अब तो ये स्थिति है कि मुझ जैसे लोग अगर गांधी की वैचारिक आलोचना करते हैं तो हम पे तो ईश निंदा लग जाती है, ब्लास्फेमी, मतलब जो मुस्लिम कंट्रीज में लगती है, तो हमारा तो वही स्थिति है। अगर मैं कह दूं कि नहीं गांधी का यह फैसला गलत था, अरे तुमने तो ब्लास्फेमी कर दी, तुमने तो ईश निंदा कर दी, भगवान का अपमान कर दिया। बस सर तन से जुदा के नारे नहीं लगते। नहीं तो ये गांधी अहिंसा का जो ढोंग करते थे तो वो भी नारे लगा देते मेरे लिए। तो ये तो बहुत ये स्थितियां थी वहां पर। तो जो शरणार्थियों के साथ जो बुरा व्यवहार था वो निश्चित तौर पर, उसके जो किस्से मिलते हैं, जो भाषण आप गांधी के पढ़ लो, मतलब मुस्लिम कैंप में जाते हैं तो आर्मी से कहते हैं कि इनके टॉयलेट को नहीं आप लोग साफ करते हैं। और क्योंकि मुस्लिम भी, कुछ मुस्लिम दिल्ली के कैंप में रह रहे थे जाके दंगा भड़क गया था तो सेफ एरिया में, तो उन कैंपों में कहते हैं आर्मी से कि हम इनके टॉयलेट को नहीं साफ करते हो। वही हिंदू कैंप में गंदगी देख के बोलते कि नहीं हम तुम्हें खाना तो दे देंगे लेकिन टॉयलेट तुम्हें खुद साफ करने पड़ेंगे। तो ये जो तुष्टिकरण जो था वो बहुत ज्यादा था। इवन खुद मैंने, ये कोई प्रकाश श्रीवास्तव नहीं करा, ये प्यारेलाल नैयर गांधी जी के सेक्रेटरी, आचार्य कृपलानी कांग्रेस अध्यक्ष रहे, उस वक्त के एन.वी. गाडगिल जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, सरदार पटेल के सेक्रेटरी वी शंकर, ऐसे कम से कम 10-12 उस वक्त के लोग हैं। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, अपनी पुस्तकों में, अपनी आत्मकथाओं में लिखा है कि दिल्ली के मुसलमानों की आदत थी कि रोज सुबह गांधी के पास बिरला भवन पहुंच जाते थे और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते थे। आज भी तो है ना कि एक मॉब लिंचिंग हो जाती है तो भारत भर के मुसलमान विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं। हम सबकी जेब में क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड्स वगैरह सब होता है, भारत के मुसलमान की जेब में एक विक्टिम कार्ड भी होता है हरे रंग का, वो ऐसे निकाल लेता है जब उसकी इच्छा होती है। तो गांधी के पास सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते तो भड़काते रहते थे सरदार पटेल के खिलाफ, हिंदू संगठनों के खिलाफ, और फिर शाम को गांधी जी बस भाषण दे देते। तो ये जो मैसेजिंग जा रही थी हिंदू शरणार्थियों के मन में कि हमारी तो सुन नहीं रहा है, ये बहुत गलत हो रहा था। उससे गांधी की लोकप्रियता पे भी असर पड़ा और हो ही रहा था, मतलब उनके साथ बहुत बुरा हुआ ही है। जो आपने एक इंसिडेंट बताया व्हिच वाज सो हॉरिफिक, आप ये नहीं कह रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि सिर्फ मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए कहीं ना कहीं पार्टीशन को नहीं रोका गया, क्योंकि उन्हें पता था कि जिन्ना तो उस तरफ चला जाएगा, यहाँ जो बचेंगी मैं उनका नेता बन जाऊंगा, शायद ऐसा हो। नहीं एज ए पॉलिटिशियन इसको तो इतने आसान शब्दों में जटिल समस्या को हम नहीं, आपने जितने आसानी से उसको एक निष्कर्ष निकाल लिया, ऐसा नहीं निष्कर्ष उसके बहुत सारे चीजों के। देखिए सरदार पटेल सबसे पहले पार्टीशन के लिए तैयार होता है, ये फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। देन नेहरू तैयार होते हैं और फिर मैं आपको आगे गांधी कैसे तैयार हुआ बताता हूँ। तो सरदार पटेल ने जो बाद में अपनी सफाई दी, उन्होंने कहा कि जो मेरा अनुभव जो हमारा था मुस्लिम लीग के साथ अंतरिम सरकार चलाने का, जिसमें लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे, सरदार पटेल गृह मंत्री थे और नेहरू उसके एक तरह से प्रधानमंत्री थे, उसको हेड ऑफ वो कहा जाता था, तो लेकिन प्रधानमंत्री हम आम बोलचाल में बोलेंगे। तो ये सरकार मिलकर चला नहीं पाए। तो सरदार पटेल को समझ में आ गया कि यार मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार नहीं चलाई, इस देश को नहीं चलाया जा सकता, ये इनका कोई सहयोग नहीं है, ना इनके अधिकारी जो मुस्लिम अधिकारी वो भी सहयोग नहीं देते। तो सरदार पटेल का मन हुआ कि जितना हमें भारत मिल रहा है हम उसको एक अच्छा भारत बनाए। वो नेहरू को तैयार करते हैं, लेकिन सवाल गांधी जी का है, क्योंकि गांधी जी ने पहले दिन से कहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, ये हर जगह कहते रहे, हर रोज कहते रहे। मेरा सवाल ये है कि गांधी ने कई आमरण अनशन किए, ये बार बार बोलता हूँ, गांधी ने कई आमरण अनशन किए, छोटी छोटी घटनाओं, अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल हो गई तो, कोई ट्रेन डिरेल हो गई तो, कभी अंतरमन की आवाज से, कभी अंतरात्मा की आवाज से, कभी ईश्वरीय प्रेरणा से अनशन किए। एक पुणे में जो अनशन किया था उनने प्रिंस आगा खान महल में, वो क्यों किया था यही नहीं मालूम है। कभी वो शुद्धिकरण के नाम पे अनशन करते थे, मन की शुद्धि के लिए अनशन कर रहा हूं, किए उन्होंने अनशन। आजादी के बाद भी 2 अनशन किए, एक कलकत्ता में किया मुसलमानों को बचाने के लिए, दूसरा अनशन उन्होंने फिर 12-13 जनवरी को किया, जो अंतिम अनशन था पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए और मुसलमानों को बचाने के लिए। तो आजादी के बाद 2 अनशन किए मुसलमानों को बचाने के लिए, उसके पहले कई अनशन किए अलग अलग वजहों से। मेरा सवाल ये बहुत सिंपल सवाल है, कोई भी गांधीवादी आके उत्तर दे दे, भारत के विभाजन जैसे इतने बड़े मुद्दे पर गांधी ने अनशन क्यों किया? बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, बहुत मासूम सा सवाल है, क्यों नहीं किया? क्या भारत का विभाजन का इतना छोटा मुद्दा था कि उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा नहीं मिली, उनकी अंतरात्मा ने नहीं बोला, और वो खुद कहते थे पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। और ना केवल खुद उन्होंने अनशन नहीं किया, बल्कि जो उनके अनुयायी जो अनशन करना चाहते थे उनको भी जलील किया उन्होंने। एक कपल था, जब भारत के बंटवारे का ऐलान हो जाता है 3 जून को माउंट बटन प्लान का ऐलान हो जाता है आकाशवाणी पर, तो उनको एक मानने वाला युवा दंपत्ति था,
तो उस समय वाल्मीकि बस्ती में गांधी जी रुकते थे, दिल्ली में झंडे बांध के पास। तो उनके घर के बाहर वो उस जगह पे जहाँ गांधी रुकते तो वहाँ अनशन पे बैठ जाता है। तो गांधी जी बोलते हो तुम्हारा तुम अनशन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो बोलते क्यों नहीं है? बोला हर किसी के अंतर मन की आत्मा नहीं होती। बोला अच्छा आपके अंतर मन की आत्मा है, हमारे अंतर मन की आत्मा नहीं है। तो गांधी ने उनको इतना जलील किया, फाइनली बेचारों ने अनशन तोड़ दिया। तो ना खुद अनशन किया ना दूसरों को करने दिया। गांधी कहते रहे कि मेरी सुनता कौन है, मेरा अनशन करने का फायदा क्या होगा, मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मेरी जवान नहीं सुनता, मेरे सरदार नहीं सुनते, मेरी कांग्रेस नहीं सुनती, अब तो मेरे देश की जनता भी मुझे नहीं सुनती है, मेरा कहना कोई मानता ही नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि वो मोहनदास करमचंद गांधी जो एक धोती पहनकर, आधा नंगा फकीर जिसको कहा जाता था, आधा शरीर जिसका नग्न रहता था, और एक धोती पहनकर एक लाठी लेकर दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता जो टेम्स की नदी किनारे लंदन में बैठी हुई थी, जिसके लिए कहते थे कि ये इसका सूरज कभी नहीं डूबता, उस सत्ता से, उस क्राउन से, उस चर्चिल जैसे बड़े नेता से एक अधनंगा फकीर एक लाठी लेके टकरा सकता है 3 दशक तक, 30 साल तक। तो सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू थे क्या? थे तो गांधी के चेले। कांग्रेस थी क्या? पूरी गांधी के चेलों की कौन गांधी से बड़ा नेता था? तो तुम अपने चेलों से नहीं टकरा सकते थे। हारते जीतते वो भविष्य का गर्व में है, वो बात है। भाई गांधी के कितने आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ सफल हुए? किसी भी आंदोलन से हमें आजादी तो नहीं मिली, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो दांडी मार्च हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो। तत्काल तो हमें किसी से आंदोलन से आजादी नहीं मिली। कितने सफल हो गए, कितने असफल हो गए, सबको मालूम है। भाई तुम हारते अपने चेलों के सामने, सरदार और जवाहर के सामने, वो बात का विषय है। टकराते तो सही से। अब छूट देखिए, गांधी की दलील है। अब लियोनार्ड मोस्ले जो ब्रिटेन के एक बहुत बड़े पत्रकार है, वो नेहरू से 1963-64 में एक इंटरव्यू लेते हैं। वो पूछते हैं कि आप बंटवारे के लिए तैयार क्यों हो गए? तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम सब थक गए थे, हम सब बूढ़े हो गए थे और जेल जाने से डरने लगे थे। कोट अनकोट, हम सब बूढ़े हो गए थे, हम सब थक गए थे और जेल जाने से डरने लग गए थे। ऐसे में दंगे भी हो रहे थे। तभी बंटवारे की शक्ल में एक आजादी का रास्ता दिखाई दिया। हम उस रास्ते पे चले गए कि बंटवारा होकर हमें आजादी मिल सकती है, हम उस रास्ते पे चले गए। अगर, अब ध्यान से सुनिएगा, उसके आगे नेहरू कहते, अगर हमें गांधी जी ने मना किया होता बंटवारे से, तो हम फिर सड़कों पर उतरते। तो नेहरू के मुताबिक तो गांधी जी ने मना नहीं किया बंटवारे के लिए, और करते तो नेहरू कह रहे हैं हम आंदोलन करते, हम नहीं स्वीकार करते बंटवारे को। यही बात आचार्य कृपलानी कहते हैं कि अगर गांधी जी ने, वो आचार्य कृपलानी कहते हैं 14, 15, 16 जून को जो महासमिति की बैठक जिसमें बंटवारे के फैसले पर कांग्रेस ने मोहर लगाई थी, उस बैठक के बारे में आचार्य कृपलानी ने बाद में लिखा 60 के दशक में कि अगर गांधी जी उस बैठक में बंटवारे का विरोध कर देते तो पूरी कांग्रेस जो है बंटवारे का विरोध करती। अब गांधी जी सच बोल रहे हैं या नेहरू और आचार्य कृपलानी सच बोल रहे हैं? अब तो ये लोगों को तय करता है, कांग्रेस के लोगों को तय करता है। या तो गांधी को झूठा बोल दो या जवाहरलाल नेहरू को झूठा बोल दो, या कांग्रेस के लोग तय कर दे, दोनों लिख के गए, दोनों बोल के गए। तो ये ना फुटबॉल हो रही है ना, एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालने की। ये आज तक हम उसी में घुसे हुए, हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा कि विभाजन का गुनहगार कौन है। करेक्ट। तो ये जो आपने स्टेटमेंट बोला कि आज़ादी के रूप में नहीं, पार्टीशन के रूप में हमें आज़ादी मिल सकती है, तो एक्चुअली ब्रिटिश ने यही शर्त रखी थी कि पार्टीशन होगा तो हम आज़ादी करेंगे। क्या हो रहा था कि जो स्थितियां बन गई थी, माउंटबेटन जब तक भारत में आए अपना बंटवारे का प्लान लेके, उनको जून 1948 तक का समय था। एटली ने उनको बोला, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था लेबर पार्टी का, उसने कहा भारत को आजाद करना जून 48 तक। वो जब आया तब तक डायरेक्ट एक्शन डे हो चुका था, नोआखली में दंगे हो चुके थे, फिर बिहार में फैल गए, फिर पंजाब में पूरे दंगे फुल स्केल पर होना शुरू हो चुके थे। पाकिस्तान, क्योंकि भारत का मुसलमान प्रतिबद्ध था पाकिस्तान बनाने के लिए। जब मैं भारत के मुसलमान की बात करता हूँ तो मैं रावलपिंडी, लाहौर, कराची के मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भारत का वर्तमान नक्शा है, इसमें रहने वाला मुसलमान। क्योंकि 1945-46 का जो चुनाव हुआ तो 95% मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ से चुनाव जीते? आपके मुंबई के बायकला सीट से। वो कराची, लाहौर से चुनाव नहीं जीते। बायकला, जहाँ पे दाऊद इब्राहिम का माना जाता है इलाका, बायकला से उस चुनाव जीते। लियाकत अली खान, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, मेरठ से चुनाव जीते। बेगम एजाज रसूल, नजीमुद्दीन, मोहम्मद इस्माइल खान, नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, ये सब भारत की सीटों से चुनाव जीते। जो दक्षिण भारत में जो मुस्लिम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है केरल, जिसके साथ राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं वायनाड में, उनके समर्थन से जीतते हैं। प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ने जाएगी, शायद जीत भी जाए। जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, इसके संस्थापक कौन थे? नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, बी पोखर बहादुर साहब। ये दोनों जिन्ना के चेले थे। नवाब इस्माइल खान के लिए तो दक्षिण भारत का जिन्ना कहा जाता था, ये साउथ इंडिया के जिन्ना है।
ये दोनों साउथ में काम कर रहे थे। करेक्ट। साउथ की जितनी मुस्लिम रिजर्व सीटें थी 45-46 के चुनाव में, सारे मुसलमान ने, साउथ के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया। मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने कभी पाकिस्तान में कोई तेलुगु, तमिल, मलयाली बोलने वाला कोई मुसलमान देखा? कोई भी नहीं है। कोई दक्षिण भारत का मुसलमान है? नहीं है। वो वोट दिया, बना दिया, चले गए। तो बेगम एजाज रसूल का मैंने इंटरव्यू सुना था। बेगम एजाज रसूल बहुत बड़ी नेता थी मुस्लिम लीग की, और महिलाओं में सबसे बड़ी नेता वही थी। नवाब परिवार से, लखनऊ से के पास के एक नवाब परिवार से आती थी, तो वो भारत में रह गई, कांग्रेस में शामिल हो गई, 2 बार राज्यसभा सदस्य बनी, कांग्रेस सरकार में 1970-72 के आसपास मंत्री बनी, अटल जी की सरकार ने उनको पद्मश्री दिया, महिला हॉकी संघ की अध्यक्ष बनी, वो थे जिन्ना की चेली। तो उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जिन्ना ने हमको कहा कि अपने मुस्लिम बिरादरान के लिए, मतलब जो नॉर्थ के मुस्लिम बिरादरान है, मतलब जो NWFP में रहते हैं, जो पंजाब में रहते हैं, जो सिंध में रहते हैं, इनके लिए भारत के बाकी मुसलमानों को अपना त्याग देना पड़ेगा, मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हमने सेक्रीफाइस किया, हमने उनको पाकिस्तान बना के दे दिया। तो ये इन स्थितियों के अंदर पाकिस्तान के लिए इतना, ये बताने का मेरा मकसद ये है कि भारत का मुसलमान ये तय कर चुका था पाकिस्तान बनाना है। तो उस स्थिति में अंग्रेजों को लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, इस देश को तोड़ दिया जाए। देखिए द ग्रेट गेम है, नरेंद्र सिंह सरीला जो माउंटबेटन के एडीसी थे, उनकी अच्छी बुक है, उसको पढ़ना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, अगर प्रॉपर्टी की नजर से हम देखें, हम समझे कि दुनिया कॉलोनी है जिसमें अलग अलग प्लॉट है ना, हम ये माने, तो पाकिस्तान नाम का जो प्लॉट है ना, वो सबसे मौके का प्लॉट है। ऐसा कहते हैं सी फेसिंग प्लॉट, एक तरफ सी है, राइट, अरेबियन सी, राइट, ठीक है, एक तरफ आप रशिया, चाइना इधर जा रहे हैं, एक तरफ आप मध्य एशिया जा रहे हैं, एक तरफ आप मिडिल ईस्ट तरफ जा रहे हैं। तो जियोपॉलिटिकली वो सबसे शानदार प्लॉट है पाकिस्तान। तो अमेरिका और ब्रिटेन को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां से वो सोवियत रूस जो उस वक्त था, जो कम्युनिज्म फैला रहा था, उसके लिए उनको एक जगह चाहिए थी जहां से वो सोवियत रूस को कंट्रोल कर सके, जहां से वो मध्य एशिया को कंट्रोल कर सके, जहां पर वो इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान और ईरान होते हुए मिडिल ईस्ट तक पहुंच सके। तो लोकेशन जो थी, तो उनको चाहिए था, तो उनको मालूम था कि हम पाकिस्तान बनवा देंगे तो ये हमारे इशारे पे का। तो हुआ, जब अफगानिस्तान में इन्वेट किया रशियन आर्मी ने, तो पाकिस्तान के रास्ते से गई सारी मदद तालिबान के लिए, और उसने रशियन आर्मी से मुकाबला किया। हमने देखा कि जब अफगानिस्तान 9/11 की घटना होती है, अमेरिका पे हमला होता है, तो जब लादेन के खिलाफ और अलकायदा के खिलाफ एक तालिबान के खिलाफ हमला होता है अफगानिस्तान पे, तो नाटो की सप्लाई चेन कहाँ से थी? जो पाकिस्तान से ही थी। तो यूज एंड थ्रू हो गया पाकिस्तान का बाद में, लेकिन पाकिस्तान एक बहुत मौके का प्लॉट था, प्राइम लोकेशन, तो उनको एक पाकिस्तान चाहिए था, बनाया। लेकिन पाकिस्तान बनाने में योगदान अगर मैं सबसे ज्यादा किसी को मानता हूँ तो भारत के मुसलमानों, मतलब भारत के मुसलमानों का जो त्याग, बलिदान तो खैर नहीं कहूंगा, लेकिन जो लक्ष्य के प्रति जो भारत के मुसलमान डेडिकेशन, जो कमिटमेंट जो है पाकिस्तान बनाने का, जो मैं तो बोलता हूँ कि मैं तो पाकिस्तानी पत्रकार मेरा इंटरव्यू लेते हो तो मैं ये बोलता हूँ कि आप लोगों को पाकिस्तान बनाया, हमारे यहाँ के रहने वाले मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया, नहीं तो पाकिस्तान कभी बन नहीं पाता। पाकिस्तान बनाने का श्रेय लखनऊ, अलीगढ़, भोपाल, जयपुर, मुंबई, दक्षिण भारत के मुसलमान, बिहार के मुसलमान, कलकत्ता के मुसलमान, इनके पूर्वजों का योगदान जो है, इनके दादा परदादाओं का योगदान, बहुत ही अतुलनीय योगदान है वो। इस पूरे इसमें मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि बात भारत की हो रही है, हिंदुस्तान की हो रही है। ना तो हिंदू के बारे में कांग्रेस सोच रही है, ना महात्मा गांधी सोच रहे हैं, ना नेहरू सोच रहा है, ना जो भारत के मुस्लिम है वो सोच रहे हैं। सब लोग ने मिलकर सब कुछ कर दिया, लेकिन जो एक्चुअली यहाँ के हिंदू थे उनका कुछ भी इसमें मतलब हुआ ही नहीं। एक्चुअली एक व्यक्ति था उस वक्त हिंदुओं के लिए सोच रहा था, और वो थे सरदार पटेल। और ये मैं ऐसे ही अपने मन से बात नहीं कर रहा। वी शंकर को जो आप पढ़ते हैं, वी शंकर उनके ICS अधिकारी थे और सरदार पटेल के सेक्रेटरी रहे 4 साल तक, बहुत करीब से सरदार पटेल को समझते थे। मुझे लगता है कि मणिबेन पटेल के बाद अगर वो सरदार पटेल को, ये 2 व्यक्ति ही समझते थे सरदार की आइडियोलॉजी को। वो लिखते हैं कि सरदार पटेल जब देखते थे कि बहुत मुस्लिम तुष्टिकरण की इंतहा हो रही है गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद और माउंटबेटन द्वारा, तब वो हिंदुओं के पक्ष में खड़े रहते थे। उन्होंने कई ऐसे स्टेटमेंट दिए मुस्लिम्स के अगेंस्ट कि अगर आज वो हम कोई देता, आज की तारीख में बीजेपी का बोल दे, तो जाने क्या बवाल कट जाए। मतलब उनके भाषण सुनने जो ऑडियो मौजूद है कि वो तो खुलेआम बोलते थे कि एक रात में तुम लोग देशभक्त कैसे हो गए, ये तो 3-4 करोड़ मुसलमान भारत में पड़े होंगे, एक रात में कैसे देशभक्त हो गए, और तुम्ही ने तो पाकिस्तान बनाया था, तुम पाकिस्तान नहीं गए। तो उनका अगर बस चलता तो बहुत सारी चीजें आज जो है वो नहीं होती। तो सरदार पटेल हिंदुओं के लिए आवाज उठाते थे, और वो बैलेंस करने के लिए सब, ये वी शंकर ने भी लिखा है कि उन्होंने देखा कि जब हिंदुओं की कोई सुनने वाला नहीं है, तो उन्होंने एक स्टैंड लिया,
और इसी वजह से गांधी और बाकी लोग उनसे नाराज हुए और एक पूरे गांधी के कैंप में उनके खिलाफ माहौल बनाने की शुरुआत हो गई। तो उनके गांधी और जो उनके बड़े रिलेशन जो खराब थे। एक बार का तो एग्जाम्पल है जो मौलाना आज़ाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि जब अनशन का गांधी ने आखिरी अनशन का ऐलान किया और एक बैठक हुई जिसपे सरदार पटेल भी थे, मौलाना आज़ाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे और महात्मा गांधी थे। तो ये कोई प्रकाश श्रीवास्तव नहीं लिख रहा है, तो मौलाना आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम में लिख के गए। उन्होंने कहा कि जब बहस होना शुरू हो गई तो सरदार पटेल गुस्से में आ गए कि आप क्यों अनशन कर रहे हैं, क्यों अनशन कर रहे हैं। तो उनकी आवाज़ ऊंची होती गई और मुझे और पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि ये गांधी जी का अपमान कर रहे हैं सरदार पटेल। तो हमने कहा सरदार पटेल से कि सरदार आप जिस ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं इससे गांधी जी को पीड़ा हो रही है, आप ऐसा मत कीजिए, मतलब आप बदतमीजी मत कीजिए। तब भी सरदार पटेल ने हमारी बात नहीं मानी और गांधी से बदतमीजी करते रहे। ये मौलाना आज़ाद लिख रहे हैं। फिर हमने कहा कि आपका कल जो मुंबई जाने का प्लान है उसको रद्द कर दीजिए, गांधी जी अनशन कर रहे हैं, जाने कब क्या हो जाए, आपको दिल्ली में रुकना चाहिए। करेक्ट। तो सरदार पटेल गुस्से में उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में रुककर करूंगा क्या जब बापू ने हिंदुओं के मुंह पर कालिक पोतने का फैसला कर लिया। ये कोट अनकोट मौलाना आज़ाद ने लिखा है सरदार पटेल को कोट करते हुए। मतलब सरदार पटेल का यह कहना था कि इस अनशन के माध्यम से गांधी जो है हिंदुओं को बदनाम करना चाहते। तो एक व्यक्ति था जो हिंदुओं की आवाज सुन रहा था उस वक्त, जो आरएसएस थी, उसने जो हिंदुओं की सेवा करी वो बड़ा अतुलनीय उसका योगदान है। और ये मिलता है जिक्र में कि एक और मान के अगर हम आरएसएस को जब अध्ययन करते हैं आरएसएस की पूरी ग्रोथ का, तो हम देखते हैं कि 46-47 में शरणार्थियों को महसूस हुआ कि महाराष्ट्र से निकला एक संगठन जिसके राज्य में बहुत कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, वो हम पंजाबी सिंधियों की मदद करने के लिए, सिखों की मदद करने के लिए दौड़े चले आए वो लोग। तो एक संघ के प्रति उनका एक झुकाव था और आज भी हमें वो दिखाई देता है शरणार्थी परिवारों में। तो वो एक मदद का हाथ था। यहाँ तक कि उस समय के जो रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह, वो सरदार पटेल को चिट्ठी में लिखते हैं कि कई हिंदुओं सिख स्त्रियां, महिलाएं, बच्चियां जो हैं वो किडनैप हो गई हैं और वो पाकिस्तान में फंसी हुई हैं। तो उनको छुड़ाने के लिए मुझे लगता है कि आरएसएस के जो वीर कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, उनका एक दल गुप्त मिशन पर भेजा जा सकता है पाकिस्तान, वो इन स्त्रियों को बचाकर ले आएंगे। और मेरी क्या आप इस बारे में गुरु गोलवलकर जी से बात कर सकते हैं जो संघ के द्वितीय सरसंघचालक थे। तो सरदार पटेल कहते हैं कि जो बात तुमने लिखी है ना, पत्र में लिखते हैं, वो पत्र आर्काइव में मौजूद है, नेशनल आर्काइव में मौजूद है। वो लिखते हैं कि सरदार बलदेव सिंह जो आपने बात की ना, अगली कैबिनेट की बैठक में करना ये बात, जिससे कि नेहरू को भी समझ में आए कि आरएसएस क्या है। आरएसएस के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे नेहरू, और उन्होंने गांधी हत्याकांड का लाभ उठाकर सबसे पहले सरदार पटेल को दबाव बनाया कि इस प्रतिबंधक बनाया संघ पे। तो अपने काम चाल में वो कामयाब भी हो गए थे। तो ये कुछ लोग संगठन थे जो उस वक्त मदद कर रहे थे हिंदुओं। और स्थितियां बहुत अलग होती। अगर गांधी जी की हत्या नहीं होती तो मैं आज भी मानता हूँ कि स्थितियां बहुत अलग होती। मतलब हिंदुत्व की जो विचारधारा का उभार शुरू हो गया था, क्योंकि जो झेला था हिंदुओं और सिखों ने, देखिए मारे तो मुसलमान भी गए थे, लेकिन मुसलमानों तो पाकिस्तान मांगा था ना, हिंदुओं तो मांगा नहीं था। तो हिंदुओं के साथ जब खून खराबा हुआ तो कांग्रेस से और गांधी की अहिंसा से मोहभंग हो गया था भारत की एक बहुत बड़े तबके का, और हिंदुत्व की विचारधारा के लिए एक स्पेस बनना भारतीय राजनीति में शुरू हो गया था। तो एनवी गाड़गिल ने जो कहा है ना कि गोडसे ने तो 3 गोलियां चलाई, पहली गोली तो उसने गांधी पे चलाई, दूसरी गोली उसने चित्पावन ब्राह्मणों पे चलाई क्योंकि गांधी की हत्या का चित्पावन ब्राह्मणों को नरसंहार हुआ, तीसरी गोली उसने हिंदुत्व पे चला दी। तो जो हिंदुत्व की विचारधारा गोडसे की जो गांधी की हत्या करता है उससे वो 4 दशक पीछे चले गए, और नेहरू सरकार को खुला मौका मिल गया हिंदुत्व की विचारधारा को कुचलने का। गांधी की हत्या के बाद हिंदुत्व की विचारधारा पे चलने वाले संगठनों को कुचलने का मौका मिल गया, और हिंदुत्व की बात करना, हिंदू हितों की बात करने वाले को सांप्रदायिक कहने देने का, ठप्पा लगाने का लाइसेंस इस देश के अंदर मिल गया। ये होता था एक समय में इस देश में कि आप हिंदू हितों की बात करते थे तो आप गोडसे के समर्थक हो, आप तो गांधी की हत्यारों की विचारधारा के साथ, मतलब अरे हिंदू हितों की बात करने का क्या संबंध है गांधी की हत्या से। तो ये स्थिति बना दी गई। तो हिंदू जो विचारधारा थी, हिंदुत्व की विचारधारा को जो स्पेस मिलने लगा था 47 में आजादी के बाद, वो पीछे चला गया 80 और 90 के दशक में। फिर जब आप हद से ज्यादा किसी विचारधारा को, किसी सच्चे विचार को आप सरकारी ताकत से कुचलते हैं और लगातार 3 दशक 4 दशक तक कुचलते हैं, तो उसका उभार होता है। जो शाहबानो के केस में जब हुआ, तो वो जो पलट के फिर राम मंदिर आंदोलन की शक्ल में हिंदुत्व की विचारधारा आती है, तो फिर वो आज तक हम देख रहे हैं। जब 2024 में बैठे तो हिंदुत्व की विचारधारा किस स्थान पे खड़ी, वो हमने देखा। और ये यहाँ पे एनवी गाड़गिल का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। एनवी गाड़गिल महाराष्ट्र से आते थे और नेहरू की सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। तो उनकी दूरदृष्टि देखिएगा, मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ
कि एनबी गाडगिल हर हफ्ते 15 दिन में नेहरू की चिट्ठी लिखते थे, जिसमें उस वक्त की अपनी उनके जो आकलन होते थे वो लिखते थे। तो नेहरू को एक चिट्ठी में लिखते हैं कि आपके जो भाषण है वो हिंदू जो शरणार्थी आए और जो हिंदू हैं उनके लिए मलहम लगाने का काम तो नहीं ही करते हैं, बल्कि उन्हें और ज्यादा चोटिल करने का काम करते हैं। तो आप अपनी भाषा बदल लीजिए। तो नेहरू को गुस्से बदल लिखा कि वो मेरे भाषण की भाषा कोई गाडगिल तय नहीं करेगा, मैं मेरी इच्छा में किस तरह के भाषण देता हूँ। तो गाडगिल कहना था कि नेहरू जो छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करते थे दिल्ली में, उससे माहौल सुधरने की बजाय बिगड़ने का काम कर रहा था। और वो ये तक लिखते हैं कि नेहरू के इन भाषणों से जो वातावरण तैयार हुआ उसकी वजह से गांधी की हत्या होती है। ये एनवी गाडगिल का कहना है। इनसाइट फ्रॉम गवर्नमेंट नाम की बुक में कोट अनकोट मैंने आपको बताया। तो गाडगिल लिखते हैं कि मैंने फिर नेहरू को लिखा कि आप चाहे जो कर लें, अगर भविष्य में हिंदू इतनी तादाद में इस देश में अगर उन्होंने अपने मन की सरकार बनाने का फैसला कर लिया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। 2014 में हो गया। करेक्ट। तो आप किसी विचारधारा को कितने दिन तक रोकोगे? तो ऐसा नहीं है, दबाया गया, दबाते रहे, लेकिन कुछ लोग साथ देने वाले थे, धीरे धीरे उभरी वो विचारधारा और आज जो तस्वीर है वो सबके सामने। तो एक तो आपने जो बात कही कि गांधी हत्याकांड की वजह से हिंदुत्व वाली चीज वापस और थोड़ी पीछे चलेगी, वरना शायद जल्दी हो जाता, चीजें नॉर्मल हो जाती या हिंदुओं के हाथ में आ जाता वापस अपना जो हिंदू तो देखो सब, मैं कह रहा हूँ कि जो मुस्लिम, देखिए क्या है ना कि गांधी हत्या से सबक नहीं सीखा। मैं आपको ये चीज मैं बहुत जगहों पे समझाना चाहता हूँ। जब मैं इसकी बात करता हूँ तो लोग मेरे ऊपर उल्टे आरोप लगाते हैं कि आप तो गांधी के आलोचक हैं और आप तो जो है वो गोडसे का समर्थक। मैं भाई ना गोडसे का समर्थन कर रहा हूँ, ना गांधी की आलोचना कर रहा हूँ। मैं पत्रकार हूँ, मैं घटनाओं के का आकलन करता हूँ, उस नजरिए पत्रकारी नजरिए से आकलन करता हूँ। देखिए एग्जाम्पल समझिए, कोई भी देश जब कोई बड़ी घटना होती है तो उससे सबक सीखता है। गांधी की हत्या एक बड़ी घटना थी। फॉर एग्जाम्पल हम हत्याओं की बात करते हैं, राजीव गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या की बात करते हैं। इंदिरा गांधी की अगर हत्या हुई और कोई अगर कहता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी को नहीं करना चाहिए था, इसका कतई मतलब नहीं है कि वो सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, केहर सिंह का समर्थन कर रहा है जो इंदिरा गांधी के हत्यारे थे। वो इंदिरा गांधी के एक फैसले की आलोचना कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से राजीव गांधी की हत्या पर हम जब बात करते हैं, हम अगर कहते हैं कि राजीव गांधी को शांति सेना नहीं भेजनी चाहिए थी, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति लिट्टे का, प्रभाकरण का, शिवरासन का, धनु का, जो राजीव गांधी की हत्या है तो उनका समर्थन कर रहा है, वो राजीव गांधी के एक फैसले की आलोचना कर रहा है। उसी तरह से जब कोई प्रकाश श्रीवास्तव है XYZ ये कहता है कि गांधी को मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं करना चाहिए, जो मैं मानता हूँ गांधी की हत्या की सबसे बड़ी वजह बनी। गांधी की हत्या की वजह हिंदुत्व नहीं थी, गांधी की हत्या की वजह मुस्लिम तुष्टिकरण की थी। तो इसका कतई मतलब नहीं कि मैं गांधी की हत्या का समर्थन कर रहा हूँ। अब हम इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उनके बेटे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने देखा कि जो पॉलिसी पंजाब की को लेकर, खालिस्तान समस्या को लेकर जो इंदिरा गांधी की पॉलिसी थी, उस पर परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से हमने एक बहुत बड़ी कीमत चुका दी है। उनके बेटे ने उन परिस्थितियों को बदलने की कोशिश की, संत लोंगेवाल से समझौता किया पंजाब में, और अलग पंजाब को लेकर नीति राजीव गांधी ने बनाई। तो घटना के बाद इंदिरा गांधी हत्या का उनके बेटे ने अपनी माँ की नीतियां बदल दी। फॉर एग्जाम्पल अब राजीव गांधी की हत्या की हम लेते हैं। राजीव गांधी की हत्या की वजह थी शांति सेना श्रीलंका भेजना, और प्रभाकरण और लिट्टे को ये डरता कि अगर ये व्यक्ति फिर से प्रधानमंत्री बना तो फिर से शांति सेना भेज सकता है हमारे देश में, इसलिए उन्होंने हत्या कर दी। उसके बाद किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की, नरसिम्हा राव की सरकार बनी। तो नरसिम्हा राव सरकार ने राजीव गांधी की जो श्रीलंका नीति थी उसमें परिवर्तन किया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि हम अगर सत्ता में आ गए हैं तो उसका कतई मतलब नहीं है कि हम श्रीलंका के आंतरिक मामलों में दखल देंगे और सेना का इस्तेमाल करेंगे। समस्या पॉलिसी चेंज की। मेरा कहना है कि गांधी की हत्या की वजह मुस्लिम तुष्टिकरण, हिंदुत्व की विचारधारा की अनदेखी, शरणार्थियों के साथ दुर्व्यवहार, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला, अगर ये उनकी हत्या की वजह थी तो नेहरू सरकार को क्या करना चाहिए था? तत्काल उसको देखना चाहिए था कि अगर इतनी बड़ी कीमत हमने चुकाई है तो नहीं, हिंदुओं के मन में भी कोई विरोध हो सकता है। करेक्ट। हिंदू भी आक्रोशित हो सकता है, कोई उसके भी मन में सवाल उठते हैं जब वो देखता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो उस मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति पर लगाम लगाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन नेहरू सरकार ने किया इसके उलट। उस पर गांधी हत्या से सबक न सीखते हुए मुस्लिम अपीसमेंट को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके आने वाली सरकारों ने भी वही काम किया, वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी करते रहे। शाहबानों तक हम पहुंच गए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, एक महिला के जो हक मिलना चाहिए था उस हक को ही हमारी सरकारों ने छीन लिया। राजीव गांधी की सरकार ने कोर्ट के फैसले को बदल दिया, हम उस तुष्टिकरण की राह पर निकल पड़े। अगर गांधी की हत्या के बाद हम सबक सीखती हमारी सरकार, तत्कालीन नेहरू सरकार, और मुस्लिम अपीसमेंट की नीति को थोड़ा दरकिनार करती, हिंदुओं की आवाज सुनती, तो आज मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आज जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो सांप्रदायिकता की स्थिति भारत में,
उससे कहीं बेहतर भारत होता, उससे कहीं बेहतर भारत हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंध होते। राइट। ये संबंध बिगड़ गए आज, जो आज वातावरण हम देखते हैं सांप्रदायिकता का, इसकी वजह ही ये है कि हमने इन मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियों पर लगाम नहीं लगाया। एक लास्ट चीज़ थोड़ा सा पूछना चाहूँगी, अगर आपकी रिसर्च में से हम ऐसा कुछ डिराइव कर सकते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर ये जो हुआ हत्याकांड गांधी जी का, ये पार्टीशन से पहले हो जाता तो शायद पार्टीशन नहीं होता, या उस पर कुछ प्रभाव पड़ता है इसका, ऐसा कुछ हो सकता है? ईश्वर, ये ऐसा सवाल है ना कि मतलब इसका क्या ही जवाब दिया जाए। मतलब ये वो है कि अगर बुआ जी की मूछें होती तो चाचा जी होते। कि उस तरह का जवाब, मतलब भविष्य में अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा हो के तो वैसा क्या होता, ये बताना बहुत मुश्किल है कि गांधी की हत्या पहले हो जाती तो पार्टीशन होता या नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टीशन अंग्रेज जो उन्हें तय करना था, और उनका मन बना हुआ था कि हमको बस देश को बांट के जाना है। राइट। दूसरा जो मैंने कहा कि भारत का मुसलमान इतना दृढ़ संकल्पित था पाकिस्तान को लेकर, नहीं केवल पाकिस्तान के मुसलमान भी उतने, जो पाकिस्तान के जो वर्तमान पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान भी उतने उनमें संकल्प नहीं था जितना भारत के दर के मुसलमानों में था कि भाई तुमको बना के देंगे हम, चाहे जो हो जाए हमारा। तो उस स्थिति में अगर मान लो पार्टीशन भी नहीं होता तो हो सकता है सिविल वॉर की नौबत आती, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे तो हो ही गया था। जिन्ना ने जो पहला अपना हथियार का इस्तेमाल किया उसने 16 अगस्त 1946 को कर लिया, जब उसने देखा कि अच्छा अब आप बातचीत की टेबल से जब बातचीत नहीं बन रही है, बातचीत की टेबल पे बात नहीं बन रही है, तो ना ठीक है मैदान पे लड़के देख लेते हैं। तो उसने जो झटका दिया डायरेक्ट एक्शन डे, फिर जो नौआखरी में हुआ, फिर जो दंगों की पूरी सीरीज भारत में होती है। तो लेकिन मेरा ये सवाल बार बार कौनता है, मतलब ये चाहे सरदार पटेल का व्यू हो, चाहे वो नेहरू जी का व्यू हो, चाहे वो गांधी जी का व्यू हो, ये सब पार्टीशन पे इसलिए सहमत हुए थे ना कि भाई चलो आपस में हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, दो भाई की तरह रहेंगे। ये इनकी अरस्तु एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, वो आदर्श राज्यों की कल्पना करते थे। उसी तरह उन्होंने अरस्तु की तरह आदर्श राज्य की कल्पना की कि हम दो भाई हैं हिंदू मुसलमान, प्यार से अलग हो जाएंगे, तुम अपना अलग देश हमारा अलग देश, भाई की तरह रहेंगे। यही सोच के किया था, यही लॉजिक देते हैं लोग। तो भाई तुम काय के दूरदृष्टा, तुम काय के विजनरी, तुम ना भारत की जमीन का टुकड़े करने से रोक पाए, भारत जमीन तो नहीं कहूंगा, भारत माता कहूंगा मैं उसको, तुम उस धरती को अलग होने से नहीं रोक पाए, तुम दंगे भी नहीं रोक पाए। 40 लाख लोग करीब करीब मर गए इस पूरे बंटवारे में, इन दंगों के अंदर। और फिर हमको आप पढ़ाते हो कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो भाई दुनिया के किस देश को ये 20, 30, 40 लाख लाशों के ढेर पे आजादी मिली है? अध्ययन कर लो, साउथ एशिया के सारे देश आजाद हुए, आप देख लो श्रीलंका में कितने आजादी के आंदोलन में लोग मरे, पूरा अफ्रीका आजाद हुआ 50, 60, 70 के दशक में। पूछ लो किस आंदोलन में कितने लोग, आजादी के आंदोलन में कितने लोग मर गए हो। पूरा लैटिन अमेरिका का इतिहास निकाल के देख लो, आप फार ईस्ट का इतिहास निकाल के देख लो, दुनिया में किस आजादी की कीमत इतनी लाखों लाशों ने चुकाई। और इन लाशों में से अगर एक लाश भी बोल पाती तो वो ये बोलती कि बापू आप कहते थे मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, आपकी लाश पर तो नहीं बना, मेरी लाश पर बन गया पाकिस्तान। तो ये जो है ना मिथ, बिना खड़क बिना ढाल मिल गई आजादी कमाल टाइप, इससे झूठा, ये झूठ पढ़ाकर जो हम पाप कर रहे हैं ना अपने आने वाली, हमारे साथ तो हो गया, हमें तो पढ़ा दिया गया, आने वाली पीढ़ियों के साथ जो हम पाप कर रहे हैं ना, तो उनको हम बताते ही नहीं कि आजादी कैसे मिली। बस गांधी जी ने 1942 में कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेज डर गए और भारत छोड़ के चले गए। तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं बंद करना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि आजादी हमें कैसे मिली, किस किस का योगदान था, किसी एक व्यक्ति का, एक संस्था का नहीं था, सम्मिलित योगदान था। और इस आजादी की कीमत हमने बहुत भयानक पार्टीशन के रूप में चुकाई, जिसमें इतने लाख लोग मरे। इसलिए जो मोदी सरकार ने फैसला किया है कि विभाजन विभीषिका दिवस हम 14 अगस्त को मनाएंगे, ये सही फैसला है। कम से कम आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। आप देखिए क्या होता है, किसी भी यहूदी से पूछ लीजिए, उसके पास रिकॉर्ड रहता है कि मेरे दादा दादी किस यहूदी कैंप के अंदर उन पर हिटलर ने अत्याचार किए। वो जो वहां पर जाता है वहां पर उसके रिकॉर्ड मिलते हैं, अपने दादा पिता का नाम देख सकता है। वो जो जर्मनी के अंदर आज भी और यूरोप के अंदर आज भी जो यहूदियों के जो शिविर थे, यात्रा शिविर जिसको हम कहते हैं, वो आज भी वहां पर म्यूजियम की शक्ल के अंदर बने, म्यूजियम से हैं वो जाते देखते कि हाँ मेरे परदादा दादी दादा यहाँ पर क्या थे, इनको मरे कैसे, ये गैस देकर इनको मारा गया, या इनको फांसी देकर मारा गया, या इनको कोई प्रयोग करने के दौरान मारा गया, या ये भूख से मर गए। ये सारे रिकॉर्ड्स को मालूम रहते हैं, तब उसे मालूम होता है कि इजराइल मेरे अलग देश की कीमत क्या है मेरे लिए। करेक्ट। उन्होंने अपने एक एक जो होलोकॉस्ट जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ यहूदियों के साथ, उसको डॉक्यूमेंटेड किया किताबों की शक्ल में, इंटरव्यू की शक्ल में,
ऑडियो इंटरव्यू की शक्ल में, वो सब कुछ म्यूजियम्स हैं, रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। हमने क्या किया? तो खत्म ही कर हमने खत्म कर दिया। हमने क्यों नहीं रखा जिंदा? वो इसकी वजह है, राजनीति है, कि हमें मालूम पड़ेगा कि पार्टीशन हुआ था, इतने लाख लोग मरे थे, और ऐसे ऐसे आए थे रास्ते में, ये बच्चे, इसके साथ रेप हो गया था इसके घर में, इसके बेटे को मार दिया गया था, इसके बच्चे को काट के तलवार से 3 टुकड़े कर दिए। जब कहानियां सामने आएंगी तो जाहिर तौर पर सुनने वाला पूछेगा, अच्छा ये क्यों हुआ था? वो बताएगा वो ऐसे हो, इसलिए हुआ था। फिर वो भी पूछेगा कि पार्टीशन करने वाले कौन थे, तो वो नाम बताने पड़ेंगे, और नाम बताओगे तो जिनके नाम पे रोडें, सड़कें, मोहल्ले बने हुए, स्टेडियम बने हुए हैं, जिनको भारत रत्न मिले, जिनकी मूर्तियां लगी, वो सब खंडित हो जाएंगी, वो सब खंडित हो जाएंगे। इसलिए ये सब छुपाया गया हमसे, और हम इसके शिकार बने। लेकिन हम, हमारे साथ, हमें आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा उनके साथ क्या हुआ है। ये आज़ादी इतनी हल्की नहीं है, ये चरखा चला के नहीं मिल गई है, ये बिना खड़क बिना ढाल के नहीं मिल गई है, लाशों के ढेर पे मिली है। एब्सोल्युटली। ओके, आई थिंक हम बहुत कुछ और कर सकते हैं डिस्कस, बट आई वुड जस्ट से अगली बार में अगली बार के लिए रखते हैं, बिकॉज है तो बहुत कुछ, पर आज के लिए इतना सारा वो सब वापस से गो थ्रू करना, जो कहीं इधर उधर बड़ी मुश्किल से पढ़ के हमें पता लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, एंड आपकी बुक हेराम, आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, एंड जो सच है पार्टीशन का, जो सच है आज़ादी का, उसके बारे में रियलिटी जाने, उसे एक्सेप्ट करें, उससे अपना मुंह ना फेरें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड या सो दैट वाज क्वाइट अ हैवी पॉडकास्ट, जो पार्टीशन के समय, जो आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, जो सब उनके साथ बुरा हुआ, उसके बारे में बहुत कुछ है जो अभी हमें जानना है, बहुत कुछ है जो हमें आने वाली जनरेशन्स को सिखाना है। अब वी शुड नॉट स्टे अंडर द इल्यूजन कि कुछ चंद लोगों ने हमें आज़ादी दिला दी, ऐसा नहीं हुआ था। लाखों लोगों ने इसके लिए अपना बलिदान दिया, लाखों लोग पार्टीशन के बाद भी, आज़ादी के बाद भी मरते रहे, क्योंकि दे हैड टू कीप अप विद द इंडिपेंडेंस, दैट द फ्रीडम दैट वी रिसीव्ड। वी वर इन कॉन्वर्सेशन विद प्रकाश श्रीवास्तव जी। आई होप ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट रिलीज हो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुज़फ़्फ़र भारत। नमस्ते।